Hello everyone, I am CA पुलकित जाजोदिया from Panoramic Education। आज के इस वीडियो सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज करने वाले हैं विथ रिगार्ड टू CA फाइनल नवंबर 24 एग्जामिनेशंस, जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जुडिशियल अपडेट्स आते हैं और जो रेलेवेंट है हमारी नवंबर 24 एग्जामिनेशंस के लिए, उन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम ऐसा सिलेबस होता है जिसके रिलेटेड हम सीए फाइनल में एकदम श्योरली बोल पाते हैं कि ये एग्जाम में दिखेगा ही। और आज वाले सेशन में जो कवरेज है वो सिलेबस है जो हम बहुत श्योरली बोल पाते हैं कि 99.99% ये आपको एग्जाम में दिखता ही है। हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट अपने नॉलेज पोर्टल पे कुछ केस लॉज प्रोवाइड करती है। 7-8 केस लॉज ही होते हैं, ज्यादा केस लॉज नहीं होते। और हर एग्जाम में उसमें से एक मिनिमम या कई बार 2 केस लॉज आपको एग्जाम में दिखते ही हैं, जिन केस लॉज को खाली आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि हाँ भाई इस केस में ये जजमेंट आया था। इन केसेस को पढ़ने के लिए आपको इसकी इन डेप्थ एनालिसिस, इनके रेलेवेंट प्रोविजंस एंड देन कंक्लूजन, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करना होता है। बिकॉज ये एक एनालिटिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो 4 मार्क का पूछा जाता है। तो अगर आप खाली जजमेंट लिख के आ जाओगे और वो जजमेंट सही भी है तो आधा या 1 मार्क से ज्यादा मिलेगा नहीं। इसीलिए इन डेप्थ हमें इन केस लॉस को कवर करना चाहिए। ये जो आपका पेपर पैटर्न होता है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन होता है। तो अगर आप अपना पेपर पैटर्न देखोगे डायरेक्ट टैक्स का सीए फाइनल में, तो हर क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं 4-4 मार्क के, और उनमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी एक ऑप्शन में होता है। तो अगर आप इसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लेते हो तो जनरली ये 4 into 2 8 मार्क्स आपके बड़े सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जनरली हमें इसमें से देखने मिलता ही नहीं। 4 मार्क तो शॉर्ट है और कई बार आप 8 मार्क का तक का कवरेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी मई 24 का पेपर देखें तो ये मई 24 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5A जो आप देख रहे हैं, आंसर एनी 2 out of the 3 सब पार्ट्स, योर आंसर शुड कवर इशू, प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। द क्वेश्चन पेपर इज इटसेल्फ सेइंग कि खाली कंक्लूजन मत लिख दो, इन सब चीजों को लिखो। और इस तरीके से 3 क्वेश्चंस आपको 4-4 मार्क के पूछे हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे, 2 कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, जो इन्हीं केस लॉज में से आता है जो नोटिफाई किए जाते हैं हमारे नॉलेज पोर्टल पे हमारे आने वाली एग्जाम के लिए। तो बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। हमें हमारी नवंबर 24 एग्जामिनेशंस के लिए जो 9 केस लॉज नोटिफाई किए गए हैं, इन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ हम उठा रहे हैं, भारती सेल्यूलर लिमिटेड। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एयरटेल कंपनी का केस लॉ है, जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इन द ईयर 2024। भारती सेल्यूलर लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2024 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। पहले सुनना ध्यान से, केस क्या था, इशू क्या था, और फिर धीरे धीरे आप उस कंफ्यूजन को सॉल्व करोगे। जैसे किसी हम केस के फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, प्रोविजंस को देखते हैं एंड देन कंक्लूजन पे लेके जाते हैं। दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 194H, रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ टीडीएस। टीडीएस के डिस्कशन से कवरेज करना है हमें यहां। 194H पहले तो क्या होता है उसे थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर ले, थोड़ा सा ध्यान में ले ले रेलेवेंट प्रोविजन को, तो 194H में आपने पढ़ा होता है कि कोई भी पर्सन अगर कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है टू अ रेसिडेंट, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस पे 5% का टीडीएस लगाया जाता है। हालांकि अमाउंट अगर 15,000 रुपए तक की ही है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो उस पे कोई टीडीएस नहीं होता, लेकिन 15,000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पे 5% टीडीएस लगाया जाता है अंडर सेक्शन 194H एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। This is what you know about. And 194H में ही कमीशन की डेफिनेशन भी दी है, जिसमें कहा है कि 2 पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने वाले पर्सन को जो हम कमीशन देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, जो हम उसे दलाली पे करते हैं, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। जिसमें यह क्लियर किया हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद बेच की जो कमीशन होती है उस पे टीडीएस है। सिक्योरिटीज की खरीद बेच पे जो कमीशन होती है उस पे टीडीएस नहीं लगाया जाता। द डेफिनेशन क्लियरली एक्सक्लूड्स सिक्योरिटीज। दैट इज व्हाट इज कवर्ड इन 194H। अब ये 194H के रिलेटेड जो इशू है वो भारती सेल्यूलर लिमिटेड के साथ किस तरीके से हुआ। भारती सेल्यूलर लिमिटेड यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एयरटेल,
अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम फ्रेंचाइजीज भी बोलते हैं। तो जगह जगह जो हमें जो आउटलेट्स दिखाई देते हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, और ये एयरटेल कंपनी के फ्रेंचाइजीज होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरैक्ट करते हैं विद द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स जैसे कि आपके और मेरे जैसे लोग, कस्टमर्स। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है? समझो एयरटेल को एक रिचार्ज वाउचर बेचना है 100 रुपए का, या कोई किट बेचनी है 100 रुपए की, कोई पैकेज बेचना है 100 रुपए का। तो एयरटेल सीधे एंड यूजर को वो 100 रुपए का पैकेज बेचने की बजाय वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये किट या रिचार्ज वाउचर बेचता है। यानी दे सेल इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो समझो 100 रुपए का रिचार्ज अगर होगा उस रिचार्ज वाउचर से, तो उसे 75 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है एयरटेल ने एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से एंड यूजर को उस रिचार्ज वाउचर को रीसेल करता है, यानी आगे वो उसे बेच देता है। जिसे हो सकता है वो 100 रुपए में बेचे, हो सकता है 95 में बेचे, हो सकता है 85 में बेचे, अपने हिसाब से वो बेच सकता है। समझो हमने कहा 95 में बेचा, तो डिस्काउंटेड रेट पे उसने एयरटेल से खरीदा और आगे थोड़े से डिस्काउंट पे आगे बेच दिया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 रुपए का मार्जिन कमाया, 20 रुपीज का मार्जिन। और इस 20 रुपए के मार्जिन को कमीशन माना जाएगा या नहीं, इस चीज को लेके इशू क्रिएट हुआ। क्योंकि अगर इस 20 रुपए के मार्जिन को कमीशन माना जाएगा तो 194H एप्लीकेबल होगा और भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड की यह जिम्मेदारी होगी कि वो इस 20 रुपए पे टीडीएस काटे। और अगर इसे कमीशन नहीं माना जाएगा तो ऑब्वियसली 194H नहीं लगेगा और इस पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर केस लॉ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए किसकी क्या दलील रही होगी। भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड का कहना था कि इस पे किस बात का टीडीएस, ये कोई कमीशन थोड़ी है, ये तो मार्जिन है। हम तो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आगे अपनी मर्जी से बेचता है। हम नहीं बताते हैं कितने में बेचना है, वो उसका कॉल होता है और वो मार्जिन अर्न करता है। और असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि नहीं, इस पर तो टीडीएस लगेगा क्योंकि ये कोई मार्जिन नहीं है, ये एक तरीके से तुम्हारे प्रोडक्ट को फैसिलिटेट कराने का कमीशन है। एंड देयर बाय 194H में टीडीएस नहीं काटा तो ये गलती है और एयरटेल को नोटिस भेज दिया। तो एयरटेल ने ऑब्वियसली कोर्ट में अपील की एंड दैट इज वाई ये केस क्रिएट हुआ जो आप भारतीय सेल्यूलर का केस देख रहे हैं। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचे उससे पहले आप खुद भी अपना दिमाग लगाएं, जो लॉजिक है वो लॉजिक से आप इसके कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। आपको लॉजिक में ये समझ आना चाहिए, सर डिस्ट्रीब्यूटर एक डिस्काउंटेड रेट पे खरीदता है और अपनी मर्जी की रेट पे बेचता है, यानी वो मार्जिन तो कमाता है, लेकिन ये मार्जिन डिटरमाइन कर पाना इज इम्पॉसिबल। बिकॉज एयरटेल को कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे किस रेट पे बेचा है? आपने बोल दिया 20 रुपए पे टीडीएस काट लो, अरे पर डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे 95 में बेचा, 96 में बेचा, 97 में बेचा, वो एयरटेल को कैसे पता चलेगा? हाउ विल द कंपनी नो कि उसे कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना है? दैट इज वन थिंग। द अनदर थिंग दैट एयरटेल कंपनी विल से इज कि एजेंसी क्या होती है, जहां पर जो एजेंट है वो मेरे इशारों के हिसाब से काम करता है, मैं जैसा बोलता हूं वो वैसा वैसा करता है, मैं बताता हूं टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, मैं बताऊंगा प्राइसिंग पॉइंट्स क्या होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां जो डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी है वो तो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, वो तो खुद डिसाइड कर रहा है कि किस रेट पे आगे एंड यूजर को बेचना है। तो फिर ये कहना कि ये एक एजेंट है वो सही साउंड नहीं करता। ज्यादा बेटर क्या साउंड करता है कि ये तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ये कहना कि भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड और डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में है, ये जस्टिफाइड नहीं लगता, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है ही नहीं। ये तो दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें एयरटेल इज सेलिंग इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर इज सेलिंग इट टू द एंड यूजर, एंड देयर बाय इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगना चाहिए। दैट इज द लॉजिक ऑफ द कंपनी व्हिच हैज बीन आस्क्ड टू डिडक्ट टीडीएस। अगर आप ये केस ठीक से सुन रहे हो तो आपने अगर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, टीडीएस का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो टीडीएस चैप्टर में केस लॉस पढ़ते वक्त हम एक केस लॉ पढ़ते हैं, वोडाफोन एसआर का केस, वोडाफोन सेल्यूलर का केस ऑफ द ईयर 2011,
where the judgment was given by Kerala High Court. Same situation, Kerala High Court, and this is what we are discussing is Supreme Court. और उस वोडाफोन के केस में 2011 में केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि इस मार्जिन को कमीशन माना जाएगा, एंड देयर बाय असेसिंग ऑफिसर भारती सेल्यूलर से टीडीएस डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो उस जुडिशियल प्रेसिडेंट का इस्तेमाल कर रहा है कि वोडाफोन के केस में ये एस्टैब्लिश किया था केरला हाई कोर्ट ने कि ये कमीशन माना जाता है। तो आप कहोगे तो सर जब पहले कमीशन के ऊपर टीडीएस आएगा, इस चीज का जजमेंट आ ही चुका है, तो फिर आपने कहा ये इम्पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल चीज कैसे की जाएगी? इम्पॉसिबल चीज इस तरीके से की जाएगी कि वोडाफोन को केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर को पूछना पड़ेगा कि कितना मार्जिन है, और उस मार्जिन पे जो टीडीएस है वो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कट तो किया नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है मार्जिन कितना होने वाला है। एंड देयर बाय जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच देगा तो वो जो मार्जिन होगा, उस मार्जिन के ऊपर जो टीडीएस बन रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर से वोडाफोन कलेक्ट करेगा। इस तरीके से इसका टीडीएस एग्जीक्यूट होगा, यानी वोडाफोन के केस में यह एस्टैब्लिश किया गया कि इस पे टीडीएस लगेगा और इसे कमीशन माना जाएगा। जिस जजमेंट को 2024 भारती सेल्यूलर लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है, उस डिसीजन को अपहोल्ड नहीं किया है, उसे ओवरराइड कर दिया है और कहा कि ऐसा नहीं है, इसे मार्जिन कहा जाएगा, इसे कमीशन नहीं माना जाएगा। ये जजमेंट आई है, ये हमारा कंक्लूजन है इसी लॉजिक पे कि ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। इसे ऐसा मत मानो कि ये एक एजेंट है, क्योंकि ये अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है खाली एयरटेल कंपनी के साथ कि मैं तेरे प्रोडक्ट्स बेचूंगा और अपने हिसाब से अपनी रेट पे बेच के मार्जिन कमाऊंगा, एंड क्योंकि इम्पॉसिबल है इस मार्जिन को डिटरमाइन कर पाना, इसीलिए भारती सेल्यूलर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई 194H कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। तो बुक से देख लेते हैं इस पूरे डिस्कशन को, क्योंकि आपको खाली कंक्लूजन ध्यान में नहीं रखना, बुक की थोड़ी लैंग्वेज भी ध्यान में रखनी है, और देखना आपने क्वेश्चन में क्या क्या याद रखना है। इशू याद रखना है, फैक्ट्स याद रखने हैं, रेलेवेंट प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं, एनालिसिस ध्यान में रखना है, और कंक्लूजन ध्यान में रखना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, तभी आपको वो पूरे 4 मार्क मिलेंगे, और आपको लिखना भी एग्जाम में इसी तरीके से है। इशू इन्वॉल्व ये है, फैक्ट्स ये है, रेलेवेंट प्रोविजंस ये है, एनालिसिस ये है, और कंक्लूजन ये है, और उसके अंदर आंसर को बॉक्स कर देना है, तब आपको वो पूरे 4 मार्क मिल जाएंगे। तो पहले इशू पढ़ो क्या है। Are cellular mobile telephone service providers required to deduct tax at source under section 194H on the difference between discounted price at which it sold the startup kits and recharge voucher to the franchisees or distributors, and the sales price at which these products were subsequently sold by the franchisees or distributors? समझ आ जाना चाहिए आपको इसे रीड करने पे कि ये किस डिफरेंस की बात की जा रही है। रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है अब? एज पर सेक्शन 194H, any person is responsible for paying to a resident any income by way of commission or brokerage at the time of credit or payment, whichever is earlier, deduct income tax at the rate of 5%. As per explanation, commission includes any payment received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person for services rendered or for any services in the course of buying or selling of goods or in relation to transaction of any asset not being securities. अब ये जो कमीशन की डेफिनेशन है ना, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड को लेके ही पूरा इशू हुआ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेको इशू कैसे हुआ? ऑफिसर का ये कहना था कि ये जो इनडायरेक्टली वर्ड है ना, ये इस ट्रांजैक्शन को कवर करता है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आपने बेचा और उसने जो मार्जिन कमाया ना, वो मार्जिन इज एन इनडायरेक्ट कमीशन, एंड देयर बाय उसे यहां कवर कर लिया जाता है। ये ऑफिसर का कहना था, लेकिन कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लैरिफाई किया कि भाई साहब इसका मतलब इनडायरेक्टली में ये कवर नहीं होता है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। इनडायरेक्टली वर्ड क्यों क्रिएट किया गया था? समझो, इसका इंटरप्रिटेशन समझो। मुझे किसी पर्सन से कमीशन मिलनी थी, समझो मिस्टर ए से कमीशन मिलनी थी, तो उस पर्सन को उस कमीशन पे टीडीएस काटना था, पर मिस्टर ए ने क्या बोला, ये पैसे मुझे मिस्टर ए नहीं देगा, मिस्टर बी देगा। मैंने मिस्टर बी को सर्विसेज नहीं दी थी, लेकिन स्टिल मुझे कमीशन मिस्टर बी देने वाला है। क्यों? मिस्टर ए और मिस्टर बी का कोई हिसाब होगा, मुझे क्या करना है, मिस्टर बी को पैसे मिस्टर ए को देने बाकी होंगे, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला तू एक काम कर, सीधे पैसे उस पर्सन को दे दे जिसे मुझे देने हैं अल्टीमेटली। तो मिस्टर ए को मुझे देने थे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोल दिया और मिस्टर बी ने मुझे कमीशन दे दिया, तो इनडायरेक्टली मुझे किसी और पर्सन से मिला पैसा,
तो भी उस पे टीडीएस तो लगेगा ही ना। जस्ट बिकॉज मुझे मिस्टर बी दे रहा है ये थोड़ी कह सकते हैं हम कि इस पे टीडीएस नहीं आएगा। भले मिस्टर ए के बिहाफ पे दे रहा हो वो, स्टिल उस पे टीडीएस लगाया जाएगा। इसीलिए इनडायरेक्टली वर्ड डाला गया था कि किसी भी तरह की डॉजिंग या मिसचिफ ना हो, ना कि इसलिए कि आप नॉन जेन्युइन चीजों को भी कवर कर लो। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस में कवर किया है। तो ये जो वर्ड है इनडायरेक्टली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम एनालिसिस पे जा रहे हैं। द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स इन 194H अराइजेस व्हेन द लीगल रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज एस्टैब्लिश्ड। इट इज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल, एजेंट एंड थर्ड पार्टी। तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में होता है एजेंट। टू डिसाइड वेदर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, you need to examine whether in the course of work he intends to make profit। क्या वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रॉफिट या मार्जिन बनाने की कोशिश कर रहा है। और is entitled to receive pre-arranged remuneration। क्या पहले से फिक्स किया हुआ था तू कितने में बीबी पे 5% मिलेगा, या फिर वो अपने हिसाब से पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपने हिसाब से पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो एजेंट नहीं है। और अगर पहले से फिक्स किया हुआ है तुझे इतना देने वाले हैं, तो फिर वो एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो कमीशन की तरह काम कर रहा है और उस पर टीडीएस लग सकता है। So if the party is concerned about acting for himself and making maximum profits, he is regarded as a buyer or a contractor and not as an agent. The legal position of distributor is generally regarded as different from that of agent. The distributor buys goods on his own account and sells them in his territory. The profit made is the margin of the difference between purchase and sale. Unlike an agent, he does not act as a communicator or creator of relationship between principal and third party. तो यहां पर वो खुद खरीद रहा है, ये नहीं कि मैं सिर्फ तुम दोनों की बातचीत करा रहा हूं। I am not just connecting you, I am also buying in and then selling and trying to make maximum profits. Based on the perusal of agreement between the assessee and the distributor, the franchisee or the distributor paid the discounted price regardless of and even before the prepaid products being sold. मैंने आगे बेचा भी नहीं था पर मैंने सामने वाले को पैसे दे दिए। जबकि एजेंसी बिजनेस में तो क्या होता है, मैं बेचूंगा आगे तभी मुझे पैसे मिलेंगे। जबकि यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा भी नहीं था और पहले ही एयरटेल कंपनियों से पैसे दे दिए थे and transferred to the retailers. The franchisee distributor was free to sell their prepaid products at a price below the price printed. इसलिए मैंने मेरे एग्जांपल में 100 रुपए की जगह बोला था 95 में बेचा, मेरी मर्जी। The franchisee or the distributor determined his profit or income, उसने खुद डिटरमाइन किया। 194H fixes the liability to deduct tax at source on the person responsible to pay, and the liability to deduct tax at source arises when the income is credited or paid by the person. The expression direct or indirect used is meant to ensure that the person responsible for paying tax does not dodge the obligation. वो मिस्चिफ ना कर ले इसलिए डाला गया था। Even when the payment is indirectly made by the principal payer to the agent payee. However, the deduction in terms of section 194H is not to be extended and widened in the ambit to apply to the genuine transaction. ये नहीं कि ऐसी genuine transaction को भी indirectly में घुसेड़ लो कि चलो इसको भी ले लेते हैं हम। Where the assessee is not the person responsible for paying and crediting income. भारती सेलुलर थोड़ी उसको उसकी इनकम दे रहा था, भारती सेलुलर तो उसको प्रोडक्ट बेच रहा था और वो आगे अपने प्रोडक्ट को रीसेल करके इनकम बना रहा था। जब वो उसे इनकम दे ही नहीं रहा तो टीडीएस कैसे काटेगा? इन द प्रेजेंट केस द असेसी नीदर पेज नॉर क्रेडिट्स एनी इनकम टू whom he has contracted. The assessee is not privy to the transactions between the franchisee and the third party. वो पार्टी नहीं है। भारती सेलुलर को मतलब ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर और एंड यूजर क्या कर रहे हैं। It is therefore impossible for the assessee to deduct tax at source and comply with 194H on the difference between the total sum and the consideration received by the distributor from third parties and the amount paid by the franchisees to them. Accordingly, the apex court, the Supreme Court, held that the contractual obligations did not reflect a fiduciary character of relationship or the business being done on principal's account. Hence, 194H is not applicable to the facts and circumstances, and the assessee would not be under a legal obligation to deduct tax at source on the income or the profit component of the difference between the payment received by the franchisee and the payment made to the third party. उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। That is what is given in भारती सेल्युलर लिमिटेड का केस। ध्यान में रखना है आपको, नाम के साथ पूरा एनालिसिस और डिस्कशन समराइज कर लेता हूं, आपको क्या क्या याद रखना है। भारती सेल्युलर लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट 2024। व्हाट इज द इश्यू? कि भारती सेल्युलर लिमिटेड ने डिस्काउंटेड रेट पे फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने हिसाब से अपनी मर्जी की रेट पे आगे किसी थर्ड पार्टी या यूजर को बेचा। तो क्या भारती सेल्युलर लिमिटेड को उस पे टीडीएस काटना है? दैट इज द इश्यू। व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजंस? सेक्शन 194H, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कमीशन और ब्रोकरेज
when paying it to a resident shall deduct TDS at the rate of 5% at the time of credit or payment, whichever is earlier, where commission means any amount received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person, not being securities for buying or selling of any goods and services or related to any asset, valuable article or thing. What is the analysis? The analysis is that point number one in analysis, key, the distributor in no way is in a position to understand what will be the profit that the distributor will earn. Thereby it is impossible for him to deduct TDS on that margin. Point number two, the Bharti Cellular Limited, the assessee, is not privy to the transaction between the distributor and the third party, and thereby is not in a position to deduct TDS. Third point, this is a margin where the distributor is an independent contractor or a buyer himself. This is not a principal agent relationship, and thereby we cannot say 194H will be applicable. Fourth, here the amount that has been paid cannot be treated as indirectly as a commission, because indirectly is not to cover genuine transactions of buying. It is just to cover the areas where the payer was trying to dodge 194H by making the payment through some other mode. And now the conclusion. As per Supreme Court, the decision of Vodafone has been overturned, which was given by Kerala High Court, and 194H is not applicable on such a transaction. That is Bharti Cellular Limited का केस. आप पैरेलली क्या करें, जब आपको TDS का चैप्टर पढ़ाया था, आपने क्लास में जब पढ़ा होगा, तब आपको TDS के चैप्टर में जो पीछे हम केस लॉस का कंपाइलर देते हैं, उस केस लॉस में आपको एक केस दिखाई देगा, वोडाफोन एसआर सेल्यूलर लिमिटेड 2011 केरला हाई कोर्ट का जजमेंट. इसे अब आप कट कर दें, ये अब इररिलेवेंट हो गया है. आप इसमें पढ़ेंगे तो यही लिखा था कि इस पे TDS लगेगा. At the time SIM was available, the ownership of the same with the assessee, there was a principal and agent relationship between assessee and distributor. Thus, in the facts of the case, the margin was commission and the TDS was required to be deducted. This has been overturned now. तो इसीलिए ये केस अब आप अपनी बुक से हटा देंगे और उसकी जगह भारती सेल्यूलर लिमिटेड देखेंगे, जिसके तहत TDS एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा. तो ये हमारा पहला केस लॉ का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है. हमारे सेकेंड केस लॉ पे अब आ जाते हैं. BDR F इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 2024 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. तो एकदम रीसेंट जजमेंट हो गया BDR F इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का. और ये जो डिस्कशन है ना, वो तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और ये जजमेंट आना, ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इशू है वो सिर्फ इस असेसी ने फेस नहीं किया है, रेगुलर लाइफ में कई असेसीज फेस करते हैं और इसकी वजह से ट्रबल्ड होते हैं. और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रॉब्लम के रिलेटेड टैक्स पेयर्स को और असेसीज को थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया है. केस समझते हैं कि ये BDR F इन्वेस्ट का केस क्या है. पहले एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी इशू देखेंगे, फिर हम फाइनल चीजों पे पहुंचेंगे. हम अगर देखें तो जब हम TDS का चैप्टर पढ़ते हैं, अगेन इट इज रिलेटेड टू TDS, तो ये BDR F इन्वेस्ट है जो हमारा टैक्स पेयर है, हमारा असेसी है, जिसके रिलेटेड हम केस लॉ पढ़ रहे हैं. और दूसरी तरफ एक कंपनी है 9X जो इस केस के फैक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व थी. ये जो 9X है उसने BDR F इन्वेस्ट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया था, इंटरेस्ट की अमाउंट का पेमेंट किया था. यानी BDR F इन्वेस्ट के लिए वो इंटरेस्ट की अमाउंट इनकम हो गई. तो 9X एक डिडक्टर हो गया TDS चैप्टर में, और BDR F इन्वेस्ट एक डिडक्टी हो गया जिसका TDS काटा जाएगा. और आपको TDS इंटरेस्ट सुनते ही ध्यान आ गया होगा, ये सेक्शन 194A का केस बन गया कि भाई अगर 10 लाख की इनकम दी जा रही होगी, 10 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा होगा, तो 194A में आप पढ़ते हैं कि कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है 5,000 से ज्यादा, जनरल जो केस होता है 5,000 से ज्यादा, तो उस पूरे अमाउंट पे 10% TDS लगता है. तो हमारे केस में जो 9X है वो 10 लाख का समझो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है टू BDR F इन्वेस्ट, और उसके ऊपर 10% TDS काटा है, उसने TDS काटा है. सो 9X has deducted TDS. They have deducted 10% TDS. So now what BDR F Invest will do? 10 लाख की इनकम आनी थी पर 9 लाख की आई नेट, क्योंकि 1 लाख का TDS कट गया. तो जब BDR F Invest अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो रिटर्न फाइल करते वक्त उसे ग्रॉस अप करेगा अपने GTI में दिखाते वक्त,
और ग्रॉस अप करके 10 लाख दिखाएगा, देन अपनी टोटल इनकम निकालेगा, उस टोटल इनकम पे टोटल टैक्स निकालेगा और टोटल टैक्स निकालने के बाद इस 1 लाख का टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करेगा, 1 लाख का टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करेगा। दैट इज व्हाट वी डू। और ये जो टीडीएस का क्रेडिट होता है ये बीडीआरएफ इन्वेस्ट के फॉर्म 26 एएस में दिखाई देगा, फॉर्म 26 एएस में, तो वो क्रेडिट क्लेम करेगा। अब ये बहुत क्लासिक केस है, ज्यादातर टैक्स पेयर्स और असेसीज के केस में ये देखने मिलता है कि जब बीडीआरएफ इन्वेस्ट जैसे असेसीज अपना फॉर्म 26 एएस देखते हैं तो उनको फॉर्म 26 एएस में उनका क्रेडिट दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो 9X है ऐसी कंपनियों ने डिफॉल्ट किया होता है, डिफॉल्ट किया होता है, गलती से रह गया होता है या वॉट एवर कोई रीजन होता है जिसकी वजह से रह गया होता है, छूट गया होता है, क्योंकि इन्होंने टीडीएस काटा तो था पर सरकार को जमा नहीं कराया, रिटर्न नहीं भरा, ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से बीडीआरएफ इन्वेस्ट के फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा। तो इस सिचुएशन में भी बीडीआरएफ इन्वेस्ट के फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा था, बट उसने तो टीडीएस डिडक्ट होते हुए देखा था ना। तो देयर बाय बीडीआरएफ इन्वेस्ट ने क्या किया, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते वक्त उस क्रेडिट को क्लेम कर लिया डिस्पाइट नॉट विजिबल इन फॉर्म 26 एएस, विच इज जेन्युइन ना। आप भी यही करते, क्योंकि आप भी ये बोलोगे अरे यार मेरा तो टीडीएस का क्रेडिट है ना, अगर वो मैं क्लेम नहीं करूंगा तो टैक्स पेबल दिखेगा और वो टैक्स पेबल मुझे पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट वगैरह वगैरह 234A B C जो भी लग रहे होंगे, तो मैं उससे प्रॉब्लमेटिक फील करूंगा, इसीलिए मैंने क्रेडिट क्लेम कर लिया। तो बीडीआरएफ इन्वेस्ट ने भी क्रेडिट क्लेम कर लिया डिस्पाइट इट वाज नॉट विजिबल इन फॉर्म 26 एएस। और ये करने के बाद इनको आ गया इंटीमेशन 143(1) का, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ने उसे प्रोसेस करके इंटीमेशन भेजा और बोला कि तुम ये क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा। तो बीडीआरएफ इन्वेस्ट का कहना था कि फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा, पर सेक्शन 199 ऐसा कहता है ना कि अगर मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और डिडक्टर ने सरकार को पे कर दिया है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। अब फॉर्म 26 एएस में दिखे नहीं दिखे उसे कहां फर्क पड़ता है, मेरा तो टीडीएस डिडक्ट होके पे हुआ है ना, तो मैं तो क्रेडिट क्लेम करूंगा। एंड इसके बेसिस पे उन्होंने जो 143(1) का इंटीमेशन आया था, जिसके अगेंस्ट आप जानते हैं या तो आप अपील कर सकते हैं या रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं या पे कर सकते हैं या रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, तो बीडीआरएफ इन्वेस्ट ने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल दी एज पर सेक्शन 154, पर वो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई, ये कह के कि फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा तो हम नहीं देंगे। और बीडीआरएफ इन्वेस्ट के अगेंस्ट रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू कर दी कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो टैक्स का अमाउंट चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा, 9X ने हमें जमा नहीं किया तो हम आपको टैक्स का क्रेडिट कैसे दे दे। यानी 9X ने डिडक्ट तो कर लिया पर सरकार को जमा नहीं किया। अब सेक्शन 199 में क्या लिखा होता है कि टैक्स जमा होना चाहिए तब आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन टीडीएस तो जमा हुआ ही नहीं, 9X ने तो जमा किया ही नहीं, उसने तो खाली डिडक्ट करके छोड़ दिया। तो देयर बाय डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे और उल्टा रिकवरी चालू कर दी, रिकवरी चालू कर दी बीडीआरएफ इन्वेस्ट से कि आपको ये टैक्स का अमाउंट देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट वगैरह वगैरह जो भी चीजें लग रही होगी। तो बीडीआरएफ इन्वेस्ट ने कहा कि ये तो गलत है एंड देयर बाय ये केस लॉ क्रिएट हुआ, जो हम दिल्ली हाई कोर्ट का केस लॉ पढ़ रहे हैं बीडीआरएफ इन्वेस्ट का। और आप भी जानना चाहेंगे कि सर यहां कंक्लूजन क्या बना, तो इसका कंक्लूजन जानने के लिए पहले तो आपको सेक्शन 199 और सेक्शन 205 का अपडेट होना चाहिए। व्हाट इज 199? 199 कहता है कि डिडक्टर ने अगर टैक्स काट लिया और भर दिया तो आप क्रेडिट ले ले। और 205 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार ऑन द असेसिंग ऑफिसर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द डिडक्टी इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। 205 कहता है कि अगर टैक्स डिडक्ट हो गया ना तो फिर आप डिडक्टी या पेई से व्हाटएवर आप टैक्स की रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस बेचारे की क्या गलती, डिफॉल्टर तो डिडक्टर है ना, डिफॉल्टर डिडक्टी थोड़ी है। दैट इज सेक्शन 205। और बीडीआरएफ इन्वेस्ट का यही कहना था कि सेक्शन 205 के तहत मेरे अगेंस्ट रिकवरी नहीं की जा सकती, आप मुझसे वापस वसूली नहीं कर सकते। अगर आपको वसूली करनी है तो किससे करिए, 9X से करिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है। और ये जेन्युइन केसेस में जनरल दुनिया में हमें बहुत देखने मिलता है कि ऐसे केसेस बनते हैं। तो आइए बुक में देखते हैं कि क्या हुआ और फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इज द डिडक्टी एंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स if the amount of TDS is not reflected in Form 26 AS because the deductor has not deposited it with the government. डिडक्टर ने डिपॉजिट ही नहीं किया है तो भी क्या वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं डिडक्टी। तो लिखा है फैक्ट्स, द असेसी रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम
from 9X. 9X was the deductor and BDRF Invest was the deductee. In his return of income filed, assessee offered the entire interest and claimed the credit for TDS by the said deductor. TDS का credit भी ले लिया. The TDS credit was not allowed by the department pursuant to an intimation issued under section 143, and the application filed under section 154 rectification was also rejected for the reason that TDS is not reflected in form 26AS and the tax was recovered from assessee itself. BDRF Invest से recovery कर ली. Relevant provisions 199 and 205. Any amount of tax deducted at source and paid to the government shall be treated as payment of the tax on behalf of the person from whose income the deduction was made. अगर मेरा टैक्स डिडक्ट किया गया है तो जिस पर्सन ने डिडक्ट किया और सरकार को पे कर दिया तो ऐसा माना जाएगा मैंने ही पे किया है, क्योंकि वो एजेंट हो गया ना एक तरीके से, गवर्नमेंट का एजेंट हो गया. डिडक्टर इज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट whom I trust कि he will pay it to the government, and thereby if he has deducted and paid it to the government, actually I have paid to the government. कहने के लिए डिडक्टर पे कर रहा है, बट पे तो मैं ही कर रहा हूं ना, क्योंकि पैसे तो मेरे थे, पैसे तो डिडक्टी के थे, पेई के थे. Section 205 provides with the tax is deductible at source, the assessee shall not be called upon to pay the tax himself to the extent to which tax has been deducted from that income. अगर उस पे टैक्स डिडक्ट हो गया है तो फिर असेसिंग ऑफिसर उस डिडक्टी से टैक्स की वसूली नहीं कर सकता है अगर टैक्स डिडक्ट हो गया है तो. डिसीजन द हाई कोर्ट रेफरिंग द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग इन केस ऑफ संजय सुडान. तो एक और 2023 का केस लॉ था दिल्ली हाई कोर्ट का ही, संजय सुडान का. उसमें एम्फेसाइज किया गया था दैट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स. टीडीएस सिर्फ एक जरिया है टैक्स कलेक्ट करने का. आप ऐसा नहीं मानेंगे कि डिडक्टी ने टैक्स नहीं दिया. डिडक्टी ने ही दिया है, लेकिन डिडक्टी ने डिडक्टर के थ्रू दिया है, क्योंकि डिडक्टर ने टीडीएस काट के सरकार को जमा किया ना. द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स is a part of assessee income and therefore the gross amount is included in the total income and offered to tax. It is on this premise that the tax deducted at source would have to be treated as tax paid on behalf of the assessee. इसीलिए ऐसा माना जाएगा कि भले टैक्स डिडक्टर सरकार को जमा करता है बट किया डिडक्टी ने है. 205 provides for restriction against direct demand on the assessee to the extent to which tax has been deducted. अब जमा हुआ या नहीं हुआ उससे हमको क्या, टैक्स डिडक्ट हो गया ना, हमारा काम हो गया, मेरे तो पैसे मुझे नहीं मिले ना. Thus, no recovery of TDS can be made from the deductee. The amount retained against remittance made by the payer is nothing but the tax which the assessee or deductee has offered for tax by grossing up the remittance. If the credit is not given, the department would end up doing indirectly what they cannot do directly. That is that recover tax directly from the deductee. तो अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो फिर तो डिपार्टमेंट इस तरीके से वसूली उससे कर लेगा जिससे उसे वसूली करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वसूली तो करनी किससे चाहिए थी, डिडक्टर से. आपने डिडक्टी से कैसे वसूली कर ली, इसीलिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. Accordingly, High Court held that 199 cannot come in the way of deductee in case the deductor failed to deposit the TDS. जजमेंट दे दी फेवर में टैक्स पेयर के, बीडीआरएफ इन्वेस्ट के, कि भाई जस्ट बिकॉज सामने वाले ने पे नहीं किया तो 199 का एरिया अपना के 205 को मत भूल जाओ, 205 को ध्यान में रखो. यानी कि हो क्या रहा था, 199 का इस्तेमाल कौन कर रहा था, डिपार्टमेंट, ढाल बना के कि इसीलिए क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि पे नहीं हुआ, क्योंकि यहां क्या बोला था, कट होने के बाद पे होना चाहिए. और टैक्स पेयर क्या कर रहा था, 205 को ढाल बना रहा था, क्योंकि 205 में ऐसा नहीं बोला है पे हो जाना चाहिए. 205 में क्या बोला है, अगर डिडक्ट हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे वसूली नहीं कर सकते. तो मुझसे वसूली नहीं कर सकते मतलब मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा ना, नहीं तो दिखेगा इतना पे करना बाकी है. तो कोर्ट ने जजमेंट किया, किसके फेवर में दे दिया, टैक्स पेयर, और बोला कि 205 के सामने 199 खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम 199 को दरकिनार करेंगे और 205 की बात सुनेंगे. Therefore the deductee should be given credit for TDS, though it was not reflected and no recovery towards TDS could be made. The assessee had followed the regime put in place for collecting tax, albeit even though through an agent of the government. Thus, recovery proceedings can be initiated against the deductor, as the deductor is an agent for collecting tax, had failed to pay the deposit, the tax to the government. आपको समझ आ जाना चाहिए BDRF इन्वेस्ट वर्सेस जो गवर्नमेंट का केस है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का 2024 का, उसमें क्या हुआ, समराइज कर लेते हैं. इशू इन्वॉल्व क्या था, इशू इन्वॉल्व ये था कि भाई मुझे इंटरेस्ट इनकम मिली, उस पे टीडीएस कट हुआ, लेकिन फॉर्म 26AS में दिख नहीं रहा, फिर भी मैंने क्रेडिट ले लिया, तो मैं ले सकता हूं या नहीं. रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है,
रेलेवेंट प्रोविजन है 199 और 205। 199 कहता है टीडीएस कट गया और जमा हो गया तो मैं क्रेडिट ले सकता हूं, और 205 कहता है टीडीएस कट गया तो मुझसे तुम रिकवरी नहीं कर सकते। तो अब इशू की वजह से एनालिसिस क्या की हमने, एनालिसिस में डिपार्टमेंट ने कहा भाई जब टीडीएस जमा ही नहीं हुआ तो क्रेडिट कैसे ले सकता है ये 199 में, इसीलिए हमने क्रेडिट नहीं दिया। और 205 के थ्रू टैक्स पेयर ने क्या बोला, अरे पर टीडीएस कट गया ना, तुम्हारे एजेंट नहीं तो काटा है, डिडक्टरी तो तुम्हारा एजेंट है, ये तो खाली एक मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स है। और वही चीज दिल्ली हाई कोर्ट के प्रीसीडिंग जजमेंट्स के अंदर भी दिखाई दी थी, सूडान के जजमेंट में। एंड देयरबाय उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स होता है, तुम मुझे परेशान मत करो। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट फेवर में दिया टैक्स पेयर के, दैट इज द कंक्लूजन कि फॉर्म 26A में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट ले सकता है और रिकवरी भी नहीं की जा सकती डिडक्टी से। रिकवरी किससे करनी होगी, डिडक्टर से ही हमें रिकवरी करनी होगी। दैट वाज आवर सेकंड केस लॉ जिसका हमने कंप्लीशन किया। हमारा तीसरा केस लॉ है GoDaddy.com 2023, अगेन दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट। GoDaddy.com नाम सुना होगा आपने, वेबसाइट्स बनानी होती है हमें, जब डोमेन नेम चाहिए होता है, सर्वर्स वगैरह मेंटेन करने के लिए वेब होस्टिंग की सर्विसेज चाहिए होती है, तो वो सब हम GoDaddy.com जैसी एंटिटीज से कराते हैं। इस केस लॉ को समझने और जानने के लिए पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और टर्मिनोलॉजीज क्लियर करनी पड़ेगी, फिर ही आप इस केस लॉ को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। होता क्या है समझना, हम जैसे यूजर्स जिन्हें मैं कस्टमर्स भी बोल सकता हूं, जैसे कि पेनॉर्मिक एजुकेशन, ये एक यूजर हो गया जिसे क्या चाहिए, अपने नाम पे एक वेबसाइट चाहिए, penormiceducation.in करके एक वेबसाइट चाहिए अपने नाम पे। तो अब ये वेबसाइट की होस्टिंग कराने के लिए, इसकी डिजाइनिंग कराने के लिए ये किसी ना किसी रजिस्ट्रार को ढूंढेगा। रजिस्ट्रार, ये जो रजिस्ट्रार होता है इसे हम अक्रेडिटेड रजिस्ट्रार कहते हैं। और ये रजिस्ट्रार का एग्जाम्पल हो गया GoDaddy। GoDaddy जैसे जो भी एंटिटीज अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे और भी कई सारे होते हैं, उनमें से पॉपुलर है GoDaddy। उसके पास मैं जाऊंगा और कहूंगा कि भाई मेरा वेब पेज होस्ट कर दो, तो ये अक्रेडिटेड रजिस्ट्रार मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए मैं इसे क्या पे करूंगा, कंसिडरेशन, मैं इसे कंसिडरेशन दूंगा। अब ये अक्रेडिटेड रजिस्ट्रार क्यों कहलाता है, क्योंकि ये एक लाइसेंस्ड पर्सन होता है, जिसे लाइसेंस किसने प्रोवाइड किया है, ICANN ने एंड रजिस्ट्री ने, इन्होंने मिलके इसे लाइसेंस प्रोवाइड किया है। ICANN क्या है, इट इज इंटरनेट कॉर्पोरेट एड्रेस फॉर असाइंड डोमेन नेम्स वगैरह। तो जितने भी डोमेन नेम्स है .com, .in, .pk, .au, .co, ये सब जितने भी आप सुनते हैं, जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, उसे मेंटेन करता है, उसकी टॉप लेवल बॉडी है ये, जो सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करती है, जिसे हम ICANN बोलते हैं। और ICANN के साथ एक और एंटिटी है रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री क्या है, ये रिपोजिटरी मेंटेन करती है, डेटाबेस मेंटेन करती है। जैसे कि आप ढूंढते हैं ना कि क्या penormiceducation.in अवेलेबल है एज अ वेबसाइट, तो आप इनकी रजिस्ट्री में जाके ढूंढते हैं। तो ये ICANN एंड रजिस्ट्री ने मिलके GoDaddy को लाइसेंस दिया है कि तुम लोगों को वेब पेजेस होस्ट करने की सर्विसेज दो। इसीलिए हम उसे अक्रेडिटेड, यानी जिसे मान्यता प्राप्त होती है, उस तरीके का रजिस्ट्रार कहते हैं। तो हम इंटरैक्ट ICANN और रजिस्ट्री से नहीं करते, हम इंटरैक्ट इससे करते हैं अक्रेडिटेड रजिस्ट्रार से, GoDaddy से। और GoDaddy अब समझो हमसे इस चीज के लिए $1000 लेता है, फॉर एग्जाम्पल $1000 लेता है, तो ये जो $1000 इसने लिए वो शेयर इन दोनों के साथ करता है। उनका कुछ शेयरिंग एग्रीमेंट होगा, कुछ हिस्सा होगा कि ICANN को समझो 20% मिलेगा, रजिस्ट्री को समझो 10% मिलेगा, और इस तरीके से बाकी 70% GoDaddy के पास रहेगा। नाउ GoDaddy जो रजिस्ट्रार है, ये कोई इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नहीं है, इसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। देयर इज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया से कोई लेना देना नहीं, एंड इट इज अ फॉरेन कंपनी। GoDaddy कोई इंडियन कंपनी तो है नहीं, इट्स अ फॉरेन कंपनी, एंड ऑब्वियसली ICANN और रजिस्ट्री तो बाहर के ही हो गए, वो तो बाहर से ही ऑपरेट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये जो मैंने आपको सिचुएशन समझाई विद सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, इस सिचुएशन के अंदर अब मुद्दा उठाता हूं। मुद्दा क्या उठा कि ये जो कंसिडरेशन एक यूजर, पेनॉर्मिक एजुकेशन जैसा यूजर जो अपना वेबसाइट होस्ट कराना चाहता है,
GoDaddy को पे करता है, क्या ये कंसिडरेशन रॉयल्टी माना जाएगा? एज पर 916 आपने पढ़ा है इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, और उसमें आप रॉयल्टी की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर। और ये वाली जो डेफिनेशन होती है ये जरूरी क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई चीज रॉयल्टी बन गई और यहां कवर हो गई तो फिर इट डज नॉट मैटर कि आप रेसिडेंट हैं नॉन रेसिडेंट हैं, आपकी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल की ही जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ये बात आप जानते हैं ना, टैक्सेशन के अंदर हम रीड करते वक्त इन चीजों को देखते हैं। इसीलिए ये आइटम रॉयल्टी है या नहीं वो काफी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में फिट हो रहा है तो ये $1000 GoDaddy के लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसकी क्योंकि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, इसे भारत में टैक्स ही नहीं किया जाएगा। तो ये जानना बड़ा जरूरी हो गया, इसे रॉयल्टी माना जाएगा या फिर नहीं। तो डिपार्टमेंट का क्या कहना था? ऑब्वियसली इसे रॉयल्टी माना जाएगा। और GoDaddy का क्या कहना था? ये रॉयल्टी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से अपेलेट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। अपेलेट प्रोसीडिंग में ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया कि इसे रॉयल्टी माना जाएगा। ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया। हम जो केस पढ़ने वाले हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट का पढ़ने वाले हैं। अब ट्रिब्यूनल ने क्या जजमेंट दिया और असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर क्या बनाया था उसे भी डिटेल में जानना जरूरी है। असेसिंग ऑफिसर का कहना था, असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में कहा था कि इसे रॉयल्टी माना जाएगा क्योंकि ये जो टैक्स पेयर है GoDaddy, उसने इंडिया में सर्वर्स मेंटेन कर रखे हैं, एंड क्योंकि इंडिया में सर्वर्स मेंटेन कर रखे हैं इस अमाउंट को रॉयल्टी ट्रीट किया जाएगा। जो GoDaddy ने कहा कि ये तो रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होता है, क्योंकि रॉयल्टी की डेफिनेशन में सर्वर्स मेंटेन करना कवर थोड़ी है। अगर मैंने किसी तरीके का पेटेंट दिया है, कॉपीराइट दिया है, ट्रेडमार्क दिया है, इन्वेंशन किया है, डिजाइन दिया है, तो उसे रॉयल्टी माना जाता है। ये यूज ऑफ सर्वर्स इन द कंट्री थोड़ी रॉयल्टी माना जाता है, ये GoDaddy ने कहा। इस चीज को लेकर बहस हुई, ट्रिब्यूनल में गया केस, और ट्रिब्यूनल ने कहा हम रॉयल्टी तो मानते हैं लेकिन हम असेसिंग ऑफिसर के रीजन से सहमत नहीं हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस रॉयल्टी बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस रॉयल्टी not because this is use of servers in our country, because GoDaddy is providing a registered domain name or a trademark to the user and thereby this is a royalty। यानी कि ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर के हाँ में हाँ मिलाई, बोला रॉयल्टी तो है लेकिन रीजन बदल दिया। रीजन बदल के बोला कि ऑफिसर का कहना था बिकॉज सर्वर्स इंडिया में मेंटेन हो रही हैं इसलिए रॉयल्टी है, हम एग्री नहीं करते, हम ये कह रहे हैं रॉयल्टी इसलिए है क्योंकि GoDaddy ने एक ट्रेडमार्क बेचा है, एक ओनरशिप बेची है, एक राइट टू यूज नेम बेचा है, एंड देयरबाय इसे रॉयल्टी माना जाना चाहिए। जिस जजमेंट के अगेंस्ट GoDaddy दिल्ली हाई कोर्ट में गया ये कहते हुए कि ये रीजनिंग भी सही नहीं है, हम तो अभी भी इसे रॉयल्टी नहीं मानना चाहते। और अब हम दिल्ली हाई कोर्ट के डिस्कशन पे पहुंचे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केस क्या था अब कि क्या GoDaddy ने किसी तरीके का राइट टू यूज नेम दिया है पेनॉर्मिक एजुकेशन जैसे यूजर्स को, जिसकी वजह से इसे रॉयल्टी माना जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रिब्यूनल का रीजनिंग है ये कंप्लीटली इलॉजिकल है, ट्रिब्यूनल का रीजनिंग सही नहीं है। क्यों? उसे प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन किया। फैक्ट्स के अंदर एक्सप्लेन क्या किया कि किसी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना या डोमेन नेम इस्तेमाल करना वो होता है जिस पे आपका हक होता है, जो आप ओन करते हैं। आप किसी चीज को ओन करेंगे तो आप किसी को उसका हक दे सकते हैं और उससे रॉयल्टी कमा सकते हैं, पर अगर आप किसी चीज को ओन ही नहीं करते तो आप उसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पेनॉर्मिक एजुकेशन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विच इज ओन्ड बाय अस, वी ओन इट। अगर आप में से कोई पेनॉर्मिक एजुकेशन का नाम यूज करना चाहता है तो आपको हमसे परमिशन लेनी होगी क्योंकि उसे हम ओन करते हैं, और अगर हम परमिशन देंगे तो आपसे रॉयल्टी चार्ज करेंगे। दैट इज अ केस ऑफ रॉयल्टी। बट हियर GoDaddy ने penormiceducation.in की जो वेबसाइट बनाई है उसमें पेनॉर्मिक एजुकेशन तो पहले से ओनरशिप यूजर की थी, वो GoDaddy की ओनरशिप थोड़ी थी। GoDaddy की ओनरशिप तो तब मानी होती जब GoDaddy ने पेनॉर्मिक एजुकेशन को वेबसाइट बनाते वक्त क्या बोला होता, तुम GoDaddy का नाम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो GoDaddy ओन करता है। बट यहां तो GoDaddy अपना नाम इस्तेमाल करने बोल ही नहीं रहा, GoDaddy तो बोल रहा है हम तुम्हारे नाम का डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट होस्टिंग करके दे रहे हैं। तो यहां पर उसने अपनी किसी चीज को कहां दिया? और दूसरी बात, GoDaddy उस वेबसाइट का नाम भी ओन नहीं करता क्योंकि वो तो सिर्फ एक मीडिएटर है जो
कनेक्शन करके वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो थोड़ी आपका नाम ओन करता है। वो नाम तो खाली रजिस्टर होने वाला है विद द रजिस्ट्री एंड आईकैन। तो ये कहना कि GoDaddy उस नाम को ओन करता है जिसे उसने एज अ ट्रेडमार्क यूज करने दिया है, ये जस्टिफाइड नहीं है। एंड इस लॉजिक पे ट्रिब्यूनल की जजमेंट को रिवर्स कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इसे रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। एंड देयर बाय GoDaddy की ये $1000 की जो कंसीडरेशन रिसीव्ड है, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये रॉयल्टी नहीं है, क्योंकि GoDaddy का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। दैट इज द कंक्लूजन। बट अंडरस्टैंड, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मैंने आपको पूरी कहानी जो सुनाई, वो कहानी आपको पूरी डिटेल में कवर करनी होगी। चले जाते हैं एक बार बुक से। इशू क्या है? Whether the fees received by a foreign company as consideration towards providing name registration services amounts to royalty. That is the issue involved. क्या उसे royalty माना जाएगा? Facts. The assessee is based in USA. GoDaddy is based in USA and does not have a permanent establishment or fixed place of business in India. It is an accredited registrar for ICANN, Internet Corporation for assigned names and numbers. The assessee provides such services such as domain name, registration, website design, web hosting, and charges are free from the customer. Fees for facilitating domain name is shared in 3 ways. आपको 3 ways बताया. Part of the fee received is kept by the assessee. GoDaddy रख लेगा. Remaining portion is shared with ICANN and registry. The assessing officer categorized the fee for providing domain registration fees as royalty and as per Article 12 of Indo-US DTAA on the ground that the same was for right of use or use of servers maintained by the appellant in the country. ये एओ ने बोला, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि इसे इंडिया में सर्वर्स यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हम फीस को रॉयल्टी मान रहे हैं. द ट्रिब्यूनल कंकर्ड दैट द कंसिडरेशन इज रॉयल्टी, बट ऑन द ग्राउंड दैट इट इन्वॉल्व राइट टू यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क. ट्रिब्यूनल ने उसे घुमा दिया, यानी जजमेंट होल्ड किया, असेसिंग ऑफिसर की बात मानी, रॉयल्टी तो है, पर ये बोल दिया रीजन गलत है. रीजन ये है कि ट्रेडमार्क का ये यूज हो रहा है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी? As per explanation 2, royalty means a consideration including a lump sum consideration in respect of a patent, invention, model, design, formula, process, trademark or similar property. Now the Delhi High Court observed that assessee is not the owner of the domain name. Panoramiceducation.in GoDaddy थोड़ी own करता है, तो हम own करते हैं. And hence it does not confer the right to use or transfer the right to use of the domain name to its customer. जब वो उसे own ही नहीं करता, तो उसका right to use कैसे transfer करेगा? A perusal of the clauses of the agreement shows that what is agreed between the assessee and its customer is mere registration and does not create any proprietorship rights in the name used as a domain name or in the domain name registration, either in the assessee or the customers or even any third party. The assessee foreign company is not the owner of domain name but only facilitates the registration of the domain name with the registrar and charges a fees. As regards domain name having the attributes of a trademark, The Supreme Court in Satyam Infoway, एक और केस ला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जिसका रेफरेंस लिया गया, सत्यम इन्फोवे held that it is the registrant who owns the domain name. क्लियर कर दिया जो हमने डिस्कस किया कि भाई panoramiceducation.in को तो Panoramic Education ओन करता है, उसे GoDaddy थोड़ी ओन करता है, तो GoDaddy उसका राइट कैसे ट्रांसफर कर सकता है? उसका राइट तो Panoramic Education ही ट्रांसफर कर सकता है ना. मेरे नाम की गुडविल बचाने की जिम्मेदारी मेरी है. Can protect its goodwill by initiating a passing of action against a subsequent registration of same या deceptively similar domain name. कल को अगर कोई panoramiceducation.in बनाता है तो उसे बचाने की कोशिश मैं करूंगा या GoDaddy करेगा? उसके खिलाफ केस मैं करूंगा या GoDaddy करेगा? कल को कोई बोल देता है panoramiceducation1.in, तो वो मेरा नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली डिसेप्टिवली सेम नेम यूज कर रहे हैं, तो उसे बचाने की कोशिश तो मैं करूंगा ना, क्योंकि ओनर बचाने जाता है. मेरे घर पे आग लगी है तो उसे बुझाने की कोशिश मैं करूंगा ना, क्योंकि मेरे घर पे आग लगी है. दूसरे इतने वरीड थोड़ी होंगे. इसी लॉजिक से यहां पर यह लगा गया है. The principal may have been attracted in case of appellant assessee if it had granted the rights or transferred the rights to use its domain name, that is GoDaddy.com, to a third person. अगर GoDaddy.com ने अपना राइट दिया होता ना इस्तेमाल करने का कि मेरा नाम इस्तेमाल करो, तब वो रॉयल्टी होता. However, in this case, they are acting only as a registrar and thus offering its service to customer for having their domain name registered. Therefore, the rationale of Satyam Infoway case cannot be applied. क्योंकि Satyam Infoway ने कहा था कि जो रजिस्ट्रांट है अगर वो दे रहा होता तो बात सही होती. रजिस्ट्रार दे रहा है ऐसा तो है ही नहीं रहा ना, तो देर बाई आप उसको कैसे यहां पर लगा सकते हो? क्योंकि GoDaddy रजिस्ट्रांट है ही नहीं, वो तो रजिस्ट्रार है. Accordingly, the High Court held that the fees received cannot be treated as royalty. कंक्लूजन बना लेते हैं फटाफट कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है हमारे केस लॉ नंबर 3 के अंदर. GoDaddy.com
हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर इशू क्या था कि क्या ये जो कंसिडरेशन लेता है गोडैडी वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वेब पेज होस्टिंग के लिए, क्या उसे रॉयल्टी माना जाएगा। फैक्ट्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, फैक्ट्स के अंदर हमने कवर किया कि जो godaddy.com है वो जो फीस रिसीव करता है वो आईकैन और रजिस्ट्री के साथ शेयर करता है, और वो एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन की और डोमेन नेम वगैरह की, जिसमें रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है 916 और इंडो यूएस DTAA एग्रीमेंट के तहत ये रॉयल्टी माना जाए या ना माना जाए। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जहां रॉयल्टी डिफाइंड है वहां पे ये लिखा है कि लमसम कंसिडरेशन हो या नहीं, अगर किसी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेंशन, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस वगैरह के लिए कोई अमाउंट दी जाती है तो उसे रॉयल्टी कहते हैं। जिसमें इस godaddy.com का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है और ये यूएस में रजिस्टर्ड है, तो इट इज अ फॉरेन कंपनी, वो यहां रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या इसे रॉयल्टी माना जाए। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा क्योंकि सर्वर्स इंडिया में मेंटेन हो रहे हैं मानो। ट्रिब्यूनल ने कहा रॉयल्टी तो मानो, पर द रीजन इज कि ट्रेडमार्क यूज करने का राइट दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्यम इन्फोवे के केस को डिस्कस करते हुए कंक्लूड किया कि ट्रेडमार्क कहां यूज करने का राइट दिया है, ट्रेडमार्क तो खुद यूजर का है, ट्रेडमार्क गोडैडी का है ही नहीं। अगर गोडैडी ने अपना ट्रेडमार्क दिया होता, रजिस्ट्रार ने दिया होता तो बात समझ आती, यहां तो रजिस्ट्रांट ने अपना ट्रेडमार्क दिया है, यूजर ने दिया है, एंड इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं कि ये रॉयल्टी नहीं है। दैट्स इट, ये हमारा केस लॉ नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। हमारे 4th केस लॉ पे आ जाते हैं हम, दैट इज दुराईस्वामी कुमारास्वामी मद्रास हाई कोर्ट 2024 का हमारा जजमेंट। छोटा सा केस लॉ है बट बड़ा डिस्कशन बेस्ड केस लॉ है, विच इज रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का चैप्टर। जो हम DTAA पढ़ते हैं, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, उसके रिलेटेड दुराईस्वामी कुमारास्वामी का डिस्कशन हमें कवर करना है। क्या हुआ, अगेन पहले इशू थोड़ा सा आप सुनो, समझने की कोशिश करो ये केस क्या है, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। समझो मेरी कोई इनकम है, वो इनकम पे दूसरे देश में टैक्स लगता है, दूसरे देश के अंदर उस इनकम को जब मैं कमाता हूं तो उस पे टैक्स कट के आता है, विथ होल्डिंग टैक्स या TDS बोल लो आप, और मैं भारत का रेसिडेंट हूं। और आप जानते हैं अगर कोई भारत का रेसिडेंट है तो पूरी दुनिया में वो जो इनकम कमाता है उस पे टैक्स लगता है। तो जो दूसरे देश में मैंने इनकम कमाई उस पे 2 बार टैक्स लग जाएगा, दूसरे देश ने भी टैक्स ले लिया और हमारे देश में भी टैक्स लगेगा, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। मेरा टोटल इनकम निकालते वक्त भी मुझे उसे कंसिडर करना होगा, बट क्योंकि मैं इस देश का रेसिडेंट हूं, एज पर DTAA एंड द रिलीफ प्रोविजंस दैट वी रीड, हमें यह बात पता है कि मुझे उस टैक्स में से दूसरे देश में पे किए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, जिसे हम क्या बुलाते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। तो हमने जो दूसरे देश में टैक्स भरा होगा उस टैक्स का मुझे यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा एज पर DTAA का जो भी हमारा एग्रीमेंट रहा होगा। अब प्रोसीजरल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है, जो NR टैक्सेशन में अगर हम रीड करते हैं कि जो भी पर्सन फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है अपना रिटर्न फाइल करते वक्त, उसे एक फॉर्म 67 भरना होता है मैंडेटरली, इट इज अ कंप्लायंस। फॉर्म 67 भरना होता है जिसमें उसको डिटेल्स वगैरह देनी होती है कि भाई कौन से देश से कमाया और कितना कमाया, उस पर कितना टैक्स आपका जमा हुआ था, ये सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये आपको प्रोवाइड करनी होती है टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जो आपकी ड्यू डेट गिर रही है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की, वहां तक प्रोवाइड करनी होती है। मतलब लॉजिकली रिटर्न ऑफ इनकम भरिए ड्यू डेट तक और उसके अंदर FTC क्लेम कर लीजिए, एंड ड्यू डेट तक ही आपको ये फॉर्म 67 भी भरना रहेगा। ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होती है। अब यहां पर एक सेकंड के लिए पॉज लूंगा और आपको एक पहले क्लैरिटी दे देता हूं। ये केस लॉ पुराना है, जजमेंट अब आया है, केस लॉ तो पुराना है। तब लॉ विथ रिगार्ड टू फॉर्म 67 की ड्यू डेट अलग हुआ करती थी और अब फॉर्म 67 की ड्यू डेट एज पर द लॉ अलग है। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2022 से हुआ था। 1 अप्रैल 2022 के पहले ऐसा लिखा था लॉ में कि फॉर्म 67 आपको सबमिट करना होता है टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और 1/4/2022 से लिख दिया गया कि इसे फाइल करना होता है टिल द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब एक्सटेंड हो चुका है। अब मैं जब आपको ये केस पढ़ा रहा हूं तो क्योंकि ये केस पुराना है, 2022 से काफी पुराना केस है, मैं आपको डिस्कशन में ऐसा कह रहा हूं कि टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आपको फॉर्म 67 भरना है।
हालांकि एग्जाम में अगर इस केस लॉ की बात नहीं कर रहे, जनरल क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्म 67 कब तक भरना है, तो अब आप क्या कहेंगे, टिल द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक भरना है। तो एज ऑफ नाउ हम इस केस को पढ़ने के लिए पुराना डेट डिस्कस कर रहे हैं, टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब हुआ क्या, मुझे रिटर्न ऑफ इनकम में क्रेडिट क्लेम करना था और ये फॉर्म भरना था टिल द ड्यू डेट। मैंने रिटर्न भर दिया ड्यू डेट तक और क्रेडिट क्लेम कर लिया, लेकिन जो फॉर्म भरना था वो फॉर्म मैंने ड्यू डेट तक नहीं भरा, यानी लेट हो गई। लेकिन जो 143(1) का इंटीमेशन आया जिसमें इस क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया गया क्योंकि मैंने फॉर्म 67 नहीं भरा था, वो मैंने इंटीमेशन आने के पहले भर दिया था। यानी आपको टाइमलाइन समझ आनी चाहिए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक रिटर्न भर दिया, क्रेडिट क्लेम कर लिया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम निकल जाने के बाद फॉर्म 67 भरा, तब तक इंटीमेशन नहीं आया था। लेकिन अब इंटीमेशन आया और उस इंटीमेशन के अंदर डिपार्टमेंट ने मुझे फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं दिया, यह कहते हुए कि आपको यह क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज आपने समय पे अपना फॉर्म 67 नहीं भरा। दैट इज द इशू इन्वॉल्व। और अब दुराई स्वामी कुमारास्वामी का कहना है कि ये तो खाली एक कंप्लायंस इशू था, क्रेडिट तो था ही ना मेरा, जस्ट बिकॉज फॉर्म 67 भरने में लेट हो गई मेरा क्रेडिट मत डिसअलाउ करो, इससे तो पूरा डबल टैक्सेशन मुझ पे लग गया, सारा एडवांटेज चला गया फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, जस्ट बिकॉज एक फॉर्म भरने में देरी हो गई। जो भी मैंने इंटीमेशन आने के पहले भर दिया था, ड्यू डेट से लेट भरा था, मानता हूं ड्यू डेट से लेट हो गया, बट कम से कम ऐसा तो मत करो। लेकिन ऑफिसर का कहना था ऐसे कैसे नहीं करें, जो कंप्लायंस है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना, अगर तुमने कंप्लायंस पूरी नहीं की तो उसके फ्रूट्स तो तुम्हें बेयर करने पड़ेंगे, तुम्हें हम ये क्रेडिट अलाउ नहीं करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन गया मद्रास हाई कोर्ट में, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट का रेफरेंस यूज किया गया, जीएम निटिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2015 का सुप्रीम कोर्ट का यह केस है जिसपे मद्रास हाई कोर्ट ने रिलाई किया और दुराई स्वामी कुमारास्वामी का जजमेंट सुनाया। तो आपको पहले जाना पड़ेगा जीएम निटिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के केस पे, जो 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या हुआ था उसके अंदर, कुछ इस तरह का ही सिचुएशन क्रिएट हुआ था। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एज पर सेक्शन 32 एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 3AA। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये फॉर्म नहीं भरना होता है, तब भरना होता था जब का ये जजमेंट है। ये फॉर्म 2021 में कभी डिलीट कर दिया गया था, तो अब नहीं भरना होता, पर तब भरना होता था। तो ऐसी स्थिति पहले कहीं और भी थी कि अगर आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, वो जो हम न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वगैरह लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, तो आपको एक फॉर्म 3AA भरना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ये 3AA भरना पड़ेगा। तो पुराना एक केस जीएम निटिंग इंडस्ट्रीज में यही हुआ था कि एक टैक्स पेयर ने एडिशनल डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर लिया, पर फॉर्म 3AA जो भरने की ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट से लेट भरा, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले भर दिया। तो ड्यू डेट से लेट भरा था वो फॉर्म, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले भर दिया। तो इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, फॉर्म 67 ड्यू डेट के तो बाद भरा, लेकिन इंटीमेशन आने के पहले भर दिया। तो जीएम निटिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये फॉर्म भरना खाली एक कंप्लायंस है, ये मैंडेटरी नहीं होता, डायरेक्टरी होता है। अगर इसे लेट भी भरा जाए तो जस्ट बिकॉज इसे लेट भरा गया, आप जो क्रेडिट देने वाले थे या जो बेनिफिट देने वाले थे उसे डिसअलाउ नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में आया था और मद्रास हाई कोर्ट में उसी जजमेंट का रेफरेंस यूज करके टैक्स पेयर के फेवर में जजमेंट निकाला गया कि भाई दुराई स्वामी और कुमारास्वामी के साथ भी तो यही हुआ है, उन्होंने रिटर्न समय पे भर के क्रेडिट लिया था, क्रेडिट तो था ही ना, जेन्युइन था। इट इज जस्ट दैट कि ड्यू डेट के बाद भरा, लेकिन इंटीमेशन के तो पहले भर दिया था ना, तो इट वाज जस्ट अ कंप्लायंस। एंड बिकॉज कंप्लायंस करने में थोड़ी देरी हो गई, पर इंटीमेशन के पहले हो गया था, जैसे उस केस में असेसमेंट के पहले हो गया था, हमें क्रेडिट अलाउ करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने क्रेडिट अलाउ कर दी। तो अब हम रीड कर लेते हैं लॉ। इशू, कैन द क्लेम फॉर फॉरेन टैक्स क्रेडिट बी एक्सेप्टेड इफ अ टैक्स पेयर इनएडवर्टेंटली, गलती से, fails to file form 67 along with return of income, do such form is filed before receipt of intimation under 143(1). Relevant provisions, as per rule 128, credit of any foreign tax is allowed on furnishing the specified documents
which are statement of income from the country or specified territory outside India offered for tax for the previous year and foreign tax deducted or paid on such income in form 67. Erstwhile rule 128, erstwhile मतलब former, पहले था, क्योंकि मैंने कहा ना अब amend हो गया है, provides that the statement is required to be furnished on or before the due date for furnishing return of income under section 139(1). तो खाली जानकारी के लिए अब रूल क्या है, नोट में दिया है आपको, 128(9) was amended with effect from 1422 to provide that the statement in form 67 is required to be furnished on or before the end of the assessment year relevant to the previous year. तो अब end of assessment year हो गया है, लेकिन जब का ये केस है तब तो ड्यू डेट तक था. Analysis: The High Court relied upon the decision of Supreme Court of GM Knitting Industries Private Limited, wherein the Apex Court held that even if Form 3AA was not filed along with return of income, but the same was filed during assessment proceeding and before the final order of the assessment was made, that would amount to sufficient compliance. ऐसी एक सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां उन्होंने ओके किया था. Accordingly, the High Court held that even the return was filed without Form 67, however the same was filed before intimation under section 143(1) was issued, the filing of Form 67 is only directory in nature. The rule is only for implementation and it will always be directory. Therefore, the claim cannot be denied. यानी आपको वो क्लेम प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये हमें केस लॉ नंबर 4 दुराई स्वामी कौमार स्वामी में ध्यान में रखना है. तो फैक्ट्स, इश्यू, एनालिसिस एंड कंक्लूजन के साथ हमारा 4th केस लॉ कंप्लीट हो जाता है. सो हमारा नेक्स्ट केस लॉ आ जाता है, हमारा 5th केस लॉ हमारे डिस्कशन का, महाले आनंद फिल्टर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. बहुत छोटा सा सिंपल सा डिस्कशन है, आपको केस समझा देता हूं कि इस टैक्स पेयर के केस में हुआ क्या. ये जो महाले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे जगह ली हुई थी, कोई एक जमीन ली हुई थी, कोई प्रीमाइसिस ली हुई थी, ऐसा समझो. यानी कि ये लेसी थे, तो किसी पर्सन से जमीन ली हुई थी, किसी लेसर से इन्होंने कोई जगह ले रखी थी. और जब भी आप ऐसी कोई जमीन या जगह लेते हैं तो आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं. तो इन्होंने 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया हुआ होगा. 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जब इन्होंने जमीन लीज पे ली थी. तो आप इसे इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये लेसर है और ये लेसी है. इन्होंने इनको प्रेमाइसिस प्रोवाइड की लीज पे. तो जब लीज पे प्रोवाइड की जाती है तो यहां से यहां क्या फॉल होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5.8 CR. ये यहां से यहां फ्लो होता है क्योंकि उन्होंने लीज पे प्रोवाइड की. बाकी जो लीज चार्जेस पे कर रहे होगे वो तो आप पे कर ही रहे होगे, पर हमारा डिस्कशन सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिलेटेड है, इश्यू इसके रिलेटेड है, इसीलिए हम इसके एंगल से इसे देख रहे हैं. लीज का पीरियड चल रहा था, बट आप जानते हैं दो पार्टीज है तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ऑल्टरकेशंस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ डिस्प्यूट्स हो गए. तो वो जो डिस्प्यूट्स हुए उसको सेटल करने के लिए लेसी ने 5.8 करोड़ का डिपॉजिट फोरगो कर दिया. बोले जाने दो, डिस्प्यूट को यहीं सेटल कर देते हैं. तो उनके बीच में सुलह हो गई होगी, वो कोर्ट वोट में नहीं जाना चाहते थे, आगे बात को नहीं ले जाना चाहते थे, कुछ इशू हुआ होगा और इशू की वजह से दोनों पार्टी ने एग्री किया कि हम अपना 5.8 CR का सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरगो करते हैं. तो ये लेसी कौन है, महाले फिल्टर सिस्टम्स वाले जो हमारे टैक्स पेयर हैं, ये वो हैं. इन्होंने 5.8 CR जाने दिया. 5.8 CR जाने दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज हो गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते ही लेसी ने इस 5.8 CR को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया कि ये हमारा खर्चा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस लगा है, एंड देयर बाय ये 5.8 CR हमें अलाउ किया जाना चाहिए. उन्होंने क्लेम कर लिया और असेसिंग ऑफिसर ने उसे डिसअलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि ये कैपिटल नेचर का अमाउंट है, आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं. दैट इज आवर इशू, ये हमारा इशू है. और इस इशू का फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि हाँ जी ये कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, देयर बाय ये अलाउड नहीं है. दैट्स इट. इतना सही डिस्कशन है. तो आपको तो खाली इतना ध्यान में रखना है वन फैक्ट कि भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसा जो इन्होंने क्लेम किया था वो नहीं चलेगा. तो मैं इशू रीड कर लेता हूं. कैन फोरगोइंग अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू सेटल अ डिस्प्यूट बी कंसीडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्वेश्चन. When the assessee sought to vacate certain leased premises, dispute arose, and to the dispute, the lessor and the assessee agreed not to claim the security deposit.
द एपेक्स कोर्ट अफर्म द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा था जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म की है, that the amount of 5.8 crores could not be treated as revenue expenditure because it was paid in the course of a dispute. It is the character of capital nature. So although assessee decided to forego 5.8 CR, उसका खर्चा उसे मिलने वाला नहीं है। तो ये आपके किसी मेन क्वेश्चन में या क्वेश्चन नंबर 1 में भी डाला जा सकता है। तो आपको रेफरेंस में ध्यान रखना है कि अगर ये पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा तो इसे एड बैक कर दें, और अगर नहीं किया है, अदर इंफॉर्मेशन में दिया है, तो आप इसे लेस नहीं कर सकते। दैट इज अवर केस लॉ नंबर 5। हमारा 6th केस लॉ है केबीडी शुगर एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट। अगेन ध्यान से इशू सुनना, काफी इंटरेस्टिंग इशू है। क्या हुआ यहां पर, एक कंपनी थी, उसके कई सारे यूनिट्स थे, उसमें से एक यूनिट उनकी डिफंक्ट हो चुकी थी, डिसफंक्शनल थी, यानी कि चल नहीं रही थी। ठीक है, ऐसे ही बस यूनिट में एसेट्स पड़े हैं, लाइबिलिटीज पड़ी है, चल नहीं रही है, बंद सी पड़ी है। तो समझो 2 यूनिट्स हैं, एक केमिकल यूनिट है, टेक्सटाइल यूनिट है, और टेक्सटाइल यूनिट प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉसेज हो रहे थे, तो बंद सी पड़ी है, कोई बिजनेस नहीं कर रही। अब इस कंपनी ने क्या सोचा कि ये जो डिफंक्ट हो चुकी है यूनिट, इसे हम डीमर्ज कर देते हैं, डीमर्ज करके इसे अलग निकाल देते हैं। और ये रैशनल होता है, क्योंकि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि एक यूनिट में प्रॉफिट है और एक अगर डिसफंक्शनल है, तो वो पूरा ओवरऑल पिक्चर खराब कर देता है ना, वो एक छोटा सा दाग हो जाता है आपके अदरवाइज सब चीजों पे चल रही ठीक चीजों पे। तो स्टेक होल्डर्स उससे थोड़े से नाराज हो जाते हैं, इसीलिए डीमर्जर किया भी जाता है जनरली। या तो मैनेजमेंट बेटर करने के लिए किया जाता है, या फिर लॉस वाली यूनिट को अलग करके प्रॉपरली मैनेज कर सके या ऐसा कुछ कर सके, इसीलिए किया जाता है। तो जो कंपनी है केबीडी शुगर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, इन्होंने अपनी एक यूनिट, एक अंडरटेकिंग जो डिसफंक्शनल थी, वर्क नहीं कर रही थी, बंद सी पड़ी थी, उसको निकाल के ट्रांसफर कर दिया और एक रिजल्टिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इसके रिलेटेड इनकम टैक्स में एक सेक्शन 72A पढ़ा होता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर। सेक्शन 72 में तो हमने जनरल बिजनेसेस का पढ़ा होता है कि बिजनेस लॉस कैरी हो सकता है 8 साल तक, और फिर पीछे हम 72A, 72AA, 72AB, ये स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर स्पेसिफिक सिचुएशंस पढ़ते हैं जहां हम कहते हैं कि लॉसेस कैरी हो सकते हैं अगर कुछ कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो जैसे डीमर्जर होता है, तो सेक्शन 72A के अंदर लिखा है कि जो डीमर्ज यूनिट से रिजल्टिंग यूनिट के लॉसेस जाएंगे वो कैरी हो सकते हैं, वो कैरी करके सेट किए जा सकते हैं। तो रिजल्टिंग यूनिट उसे कैरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अलाउड। दैट इज द आइडिया बिहाइंड सेक्शन 72A, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर टू बी सैटिस्फाइड। अगर सारी कंडीशन सैटिस्फाइड होती है, ऑल, तो ही ये पॉसिबल है। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो आप उन लॉसेस को कैरी नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली फिर सेट नहीं होगा। तो एक कंडीशन 72A के अंदर ऐसी दी हुई है कि आपने उसे ट्रांसफर किया होना चाहिए एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न। इस गोइंग कंसर्न वर्ड को लेके डिबेट छिड़ गई, डिस्कशन छिड़ गया। डिबेट किस बेसिस पे छिड़ गई? डिपार्टमेंट का यह कहना था कि जब आपकी यूनिट डिफंक्ट है, ऑपरेशनल नहीं है, डिसफंक्शनल है, काम नहीं कर रही, तो वो गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न तो होता है जो ऑपरेट कर रही है। तो देयरबाय 72A की कंडीशन फेल हो गई, एंड 72A की कंडीशन फेल हो गई, इसीलिए हम 72A के तहत आपको ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैरी करके सेट करने नहीं दे सकते, क्योंकि कंडीशंस कंप्लाई नहीं हुई। और टैक्स पेयर का यानी एसएससी का क्या कहना था कि सर गोइंग कंसर्न बेसिस पे करना होता है। गोइंग कंसर्न तो है ही ना, ये ऐसा थोड़ी बोला है कि जिस फर्म को आप ट्रांसफर कर रहे हो वो गोइंग कंसर्न में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जितनी भी ऐसे डिसफंक्शनल यूनिट्स हैं उन पे लॉसेस को कैरी करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। और अगर वो ऑप्शन ही खत्म हो गया तो फिर ये इतना 72A वगैरह बनाने का मतलब क्या रह गया? क्योंकि 72A बनाया इसलिए है ना कि ऐसी कंपनियां जिनकी 2 यूनिट्स में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, वो लॉस वाले को अलग कर सके। और क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रही थी तभी तो लॉस है। और अगर आप ये कह दो कि वो गोइंग कंसर्न नहीं थी इसीलिए हम वो लॉस देंगे ही नहीं, तो फिर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना था बट कंडीशन तो यही है ना कि गोइंग कंसर्न होना चाहिए। तो गोइंग कंसर्न के तरह से ट्रांसफर करना है ये होना चाहिए, या वो यूनिट जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हो वो गोइंग कंसर्न होनी चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर आप केयरफुली सुनोगे तो आपको एक फर्क समझ आएगा। एक होता है कि उस यूनिट को ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस ट्रांसफर किया,
कि अब हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसीलिए हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड इसीलिए सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, एम्प्लॉइज सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं. दैट इज गोइंग कंसर्न बेसिस. और दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो यूनिट गोइंग कंसर्न होनी चाहिए, यानी वो यूनिट चल रही होनी चाहिए. तो डिपार्टमेंट का कहना है कि यह गोइंग कंसर्न का मतलब है कि वो यूनिट चल रही होनी चाहिए. और टैक्स पेयर का यह कहना है कि यूनिट चल रही हो या नहीं वो मैटर नहीं है, पर ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे हुआ होना चाहिए कि हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं दूसरे रिजल्टिंग कंपनी के अंदर. यह क्वेश्चन था हमारा, जिस क्वेश्चन के रिलेटेड हाई कोर्ट का पहले जजमेंट आया था, और हाई कोर्ट ने कहा था कि गोइंग कंसर्न हो यह जरूरी नहीं, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, एंड देयर बाय लॉसेज अलाउ किए जाएंगे. जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट में जब डिपार्टमेंट लेके गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को अपहोल्ड किया, रीअफर्म किया और कहा हाई कोर्ट ने सही तो बोला था, परफेक्ट तो था, ये गोइंग कंसर्न बेसिस होना चाहिए विच हैज बीन सैटिस्फाइड. जो यूनिट डिसफंक्शनल हो गई वो गोइंग कंसर्न हो ये जरूरी नहीं है, वो भले बंद पड़ी हो, स्टिल अगर आप उसे डीमर्ज कर रहे हैं और बाकी सारी कंडीशन सैटिस्फाइड है तो आप आराम से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैरी कर सकते हैं. तो रीड कर लेते हैं बुक से. इशू कहना रिजल्टिंग एंटिटी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस ऑफ डिसफंक्शनल यूनिट ऑफ डीमर्ज्ड एंटिटी. क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन लॉसेस को डिसफंक्शनल यूनिट का जो डीमर्ज हो गई. तो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं 2 क्लॉज 19 AA लेज डाउन द कंडीशन, जिसमें सेक्शन 232 232 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत डीमर्जर होता है. ये बात हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन के चैप्टर में, जिसमें कोर प्रोविजंस 230, 231 और 232 के अंदर दिए हुए होते हैं. बाय डीमर्ज कंपनी of one of its undertaking to any resulting company is on a going concern basis. Assessing officer का क्या कहना था? The assessing officer contended that the assessee was ineligible to the benefit of brought forward loss. The reason that the demerged company was dysfunctional since 1999. बोले इतने सालों से बंद पड़ी है, वो going concern थोड़ी है. Therefore, it does not qualify to be a going concern. Since the undertaking is not being a going concern, the condition stands violated. That was the assessing officer's say. Analysis. The tribunal opined that the words used on a going concern basis only means that the transfer should be based on a going concern, and it does not mean that the undertaking should be a going concern as on the date of transfer. तो ट्रिब्यूनल ने पहले असेसिंग ऑफिसर को कहा कि तुम्हारी सोच गलत है, गोइंग कंसर्न नहीं होना चाहिए, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए. The scheme of demerger which stands approved by the High Court and Judicial Court clearly establishes the transfer on a going concern basis. ट्रिब्यूनल ने कहा 230 to 232 के तहत अगर ये डीमर्ज हुआ है तो वहां पे अप्रूवल चाहिए होता है ना, एनसीएलटी वगैरह का, ट्रिब्यूनल वगैरह का, जब हम पढ़ते हैं कंपनीज लॉ के अंदर. तो अगर वो सब मिला है तो ये गोइंग कंसर्न बेसिस है ना. असेसिंग ऑफिसर तुम सही नहीं हो. द एसेट्स, लाइबिलिटीज, एम्प्लॉइज वगैरह वगैरह इमीडिएटली प्रायर टू डीमर्जर स्टैंड्स वेस्टेड विद द असेसी अपॉन डीमर्जर. दिस अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. A simple reading makes it clear that the assessee is eligible. The act does not state that the undertaking be demerged ought to be a going concern at the time of demerger. It only states that it should be transferred in a manner similar to a manner in which going concern is transferred. Accordingly, the High Court held that if a unit was running and profitable, the same would not be available for demerger. अगर वैसे ही उसको प्रॉफिट हो रहा होता और रन हो रहा होता तो थोड़ी डीमर्जर कराना पड़ता है यार. डीमर्जर कराना इसलिए पड़ता है क्योंकि बंद हो गई या लॉस हो रहा है. इट वुड बी इनकॉन्ग्रुअस टू कॉन्स्टिट्यूट टू मीन अ रनिंग यूनिट. ये जस्टिफाइड नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा कि आप इसे मान ले कि ये रनिंग यूनिट के बारे में बात कर रहा है. द स्कीम ऑफ डीमर्जर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, देयरफॉर द असेसी वाज एंटाइटल्ड. द एपेक्स कोर्ट अफर्म्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. मतलब हर लेवल पे जजमेंट टैक्स पेयर के ही फेवर में आया. ट्रिब्यूनल के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, डिपार्टमेंट हर लेवल पे डिफीट फेस करता रहा और गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया सरकार को कि ये चलेगा. आप गोइंग कंसर्न का गलत मतलब निकाल रहे हैं. बंद हो चुकी यूनिट को ये नहीं कहते कि वो बंद हो गई तो वो गोइंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये पूरा सेक्शन बनाने का यही था कि ऐसी बंद यूनिट्स को हमें कैसे फंक्शनल करना है, उसके लिए उन्हें रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर किया जाए. तो उसको कंटिन्यू करने की नियत से ही तो किया है, इसीलिए बेसिस गोइंग कंसर्न है. सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, एम्प्लॉइज सब ट्रांसफर किए हैं हमने, इसीलिए ये कंडीशन वायलेटेड नहीं मानी जाएगी. तो हमारा 7th केस लॉ केबीडी शुगर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड में आपको ध्यान में रखना है इशू कि डिसफंक्शनल यूनिट क्या गोइंग कंसर्न वाला कंडीशन फेल करती है, ये इस पे सवाल था. एंड देयर बाय वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 72A के बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं.
तो फैक्ट्स क्या रहे कि 230 टू 232 के तहत जो अप्रूवल्स चाहिए होते हैं जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट और एनसीएलटी वगैरह के, वो सब थे। एंड यहां पर हमारा इंटेंशन गोइंग कंसर्न होना चाहिए, ये नहीं है गोइंग कंसर्न बेसिस होना चाहिए। तो वो यूनिट प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में है, बंद है, वही तो हम चाहते थे कि ऐसी यूनिट्स को रिजल्टिंग कंपनी में डाला जाए एंड देयर बाय हम इसे अलाउ करेंगे। एंड इसीलिए ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अलाउ कर दिया। दैट वाज आवर 6th केस लॉ ऑफ केबीडी शुगर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट 7th केस लॉ है सिकंदराबाद क्लब 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। क्लब वर्ड सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए, हम सेक्शन 44A पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी वाले म्यूचुअल कंसर्न्स। बांकीपुर क्लब लिमिटेड का केस लॉ हमने पढ़ा होता है, जिसने उसका पूरा प्रीमाइस एस्टैब्लिश किया होता है कि एक क्लब अपने मेंबर्स की एसोसिएशन से बनता है, जिसमें क्लब के मेंबर्स अपने मनोरंजन के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए फंड कंट्रीब्यूट करते हैं और उस फंड का इस्तेमाल अल्टीमेटली उस क्लब के मेंबर्स के लिए ही किया जाता है। एंड देयर बाय वो मेंबर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं और खर्चा करने के बाद जो सरप्लस बचता है, वो सरप्लस वापस मेंबर्स में ही बांट दिया जाता है। एंड देयर बाय उस इनकम को हम टैक्स नहीं करते, उसे एग्जेम्प्ट रखा जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, जिसमें लॉजिक होता है कि फंड में कंट्रीब्यूट करने वाले और फंड में पार्टिसिपेट करने वाले एक ही हैं, तो यहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही जिसकी वजह से हम सरप्लस को टैक्स नहीं करते। हालांकि अगर कोई नॉन मेंबर है और उसको कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है या कोई अदर रेसिडरी सोर्सेज हैं, तो उसे हम टैक्सेबल करते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर की डेफिनेशन को सैटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेटर्स बाहर वाले हो जाते हैं, तो देयर बाय उसे हम कमर्शियल मानते हैं और उसे टैक्सेबल किया जाता है। ये जो केस लॉ है वो इसी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी की वजह से क्रिएट हुआ है। हालांकि इस केस लॉ के अंदर जो आपको पढ़ाया जाएगा और जो जजमेंट दी जाएगी, ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है और एस्टैब्लिश की हुई है। ये कोई आपके लिए नया इन्वेंशन नहीं होगा, सिर्फ एक रिकन्फर्मेशन है जिन बातों को हमने पहले से पढ़ा होता है। यानी कि जजमेंट कुछ हटके या नया नहीं आया, वही एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हुआ क्या था इस केस के अंदर कि ये जो सिकंदराबाद क्लब है, उस क्लब ने एक बैंक के अंदर एफडी कराई और एफडी कराने पे बैंक से क्लब को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। जिसमें मजे की बात क्या है कि ये जो बैंक है वो भी इस क्लब का मेंबर है, इट्स अ कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ दिस क्लब। यानी कि ये बैंक इज अ कंट्रीब्यूटर टू द क्लब, इज अ मेंबर टू द क्लब। तो आपको समझ आना चाहिए इशू क्या क्रिएट हुआ। यहां इशू ये क्रिएट हुआ कि बैंक को जो पैसे दिए गए एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द क्लब, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम हुई क्लब की, उसे क्लब ने क्लेम किया कि ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के लॉजिक पे, ये म्यूचुअल कंसर्न के तहत टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे कंट्रीब्यूटर से ही हमें इनकम हुई है, हमारे मेंबर से ही हमें इनकम हुई है। जिसके रिलेटेड ऑफिसर ने कहा कि ये जस्टिफाइड नहीं है, ये आपके कंट्रीब्यूटर से भले हुई होगी, लेकिन ये इनकम जनरेट आपके कंट्रीब्यूटर से नहीं हुई है, पार्टिसिपेटर से हुई है, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली गया आपके सिर्फ मेंबर के पास नहीं है, मेंबर से आगे कमर्शियल एक्टिविटी में यूज किया गया है। यानी आप लॉजिकली सोचो तो यहां क्या हो रहा होगा, अगर बैंक इस पे 5% की रेट दे रहा होगा तो वो 5% की रेट इसलिए दे पा रहा होगा ना, क्योंकि ये जो पैसा मिला वो आगे इसने किसी थर्ड पार्टी को लेंड किया होगा और उससे 10% शायद चार्ज किया होगा लोन देके, और इस तरीके से इस बैंक ने 5% का मार्जिन कमाया होगा। दैट इज व्हाट बैंक डू। प्रॉफिट कमाने बैठे हैं ना, कोई तरीके का मदद करने थोड़ी बैठे हैं कि हाँ हम ब्याज देंगे बस। अरे अगर वो आपको ब्याज दे रहे हैं मतलब कहीं से ज्यादा ब्याज कमा रहे हैं, दे आर डूइंग अ बिजनेस, दे आर अर्निंग अ मार्जिन, एंड देयर बाय यहां पर बैंक भले कंट्रीब्यूटर है लेकिन बैंक ही इस फंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जो क्लब के हैं। पार्टिसिपेटर कौन बन चुके हैं? थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज इसके पार्टिसिपेटर बन चुके हैं। तो देयर बाय ये जो कंटेंशन उठाया था क्लब ने कि इसे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी,
उसे रिजेक्ट कर दिया गया बाय द कोर्ट, सेइंग दैट कि दिस डज नॉट सैटिस्फाई द टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड देयरबाय ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये टैक्सेबल की जाएगी, एकदम की जाएगी, आप इसे एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। आपके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, हमने जब क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा होता है तब ये डिस्कशन किया होता है और कहा होता है इसे टैक्सेबल किया ही जाएगा। सिर्फ आपको एक और रीअफर्मिंग जजमेंट आ गया जिसने ये कंफर्म कर दिया, कॉन्कर कर दिया कि इसे टैक्सेबल किया जाएगा, तो बांकीपुर क्लब लिमिटेड के जो प्रीमाइसेस हैं उसी को फॉलो यहां किया गया है। तो हम इसे एक बार बुक से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी अगर 4 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए। इशू क्या है? Does the principle of mutuality apply to interest income derived from fixed deposit made with banks by the clubs if such banks are the members of the club? Had they not been members तो इशू ही नहीं होता ना, डिस्कशन ही नहीं होता, क्योंकि फिर तो हम बोलते हैं ना नॉन मेंबर से इनकम आई है तो क्लियर होता। ये इशू तो इसलिए हो गया क्योंकि बैंक मेंबर भी है और आपकी फिक्स डिपॉजिट पे आपको ब्याज भी दे रहा है। फैक्ट्स: द असेसी क्लब डिपॉजिटेड सरप्लस फंड्स एट टर्म डिपॉजिट विद वेरियस बैंक हु वर क्लब मेंबर्स. It claimed interest on the said income as exempt. अब एनालिसिस: द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी वर्क्स ऑन ट्रिपल टेस्ट. 3 टेस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए. पहला, कंप्लीट आइडेंटिटी बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूटर एंड पार्टिसिपेटर. जो पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो उन पैसे को एंजॉय कर रहा है वो सेम होनी चाहिए. आइडेंटिटी कंप्लीटली सेम होनी चाहिए ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर एंड पार्टिसिपेटर. द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर एंड पार्टिसिपेटर मस्ट बी इन द फर्दरेंस ऑफ मैंडेट ऑफ द एसोसिएशन. उस पैसे का इस्तेमाल खाली एसोसिएशन के पर्पसेस के लिए होना चाहिए मैंडेटरली. द मैंडेट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स, बायलॉज, इनसे पता चलता है. तीसरा टेस्ट, देयर मस्ट बी नो स्कोप ऑफ प्रॉफिटियरिंग बाय द कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम अ फंड मेड बाय देम. इसमें कोई प्रॉफिट कराने का स्कोप नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपने एक अपने पर्पस और मनोरंजन के लिए बनाया होता है या आपने किसी ऑब्जेक्टिव को सैटिस्फाई करने के लिए बनाया होता है. विच कुड ओनली बी एक्सपेंडेड और रिटर्न टू देमसेल्व्स. या तो उसे खर्च करो मेंबर्स के लिए या उसे वापस कर दो. ये 3 बातें सैटिस्फाई होनी चाहिए. अप्लाइंग द अबव प्रिंसिपल्स टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, it was observed that in relation to transaction, the deposit of surplus fund earned by the club in banks which are members of the club, the principle of mutuality applies till the stage of deposit of funds. जब तक पैसे डिपॉजिट किए तब तक तो दिक्कत नहीं है, but it would lose its application once the funds are deposited as fixed deposit in the banks. जैसे ही बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया ना तब दिक्कत हो गई. कैसे दिक्कत हो गई? Funds would be exposed to commercial banking operation, which means that the deposit could be used for lending to third parties and earning a higher interest thereon by paying a lower interest to the club. The bank utilizing the funds deposited in fixed deposit receipt for the banking business would completely rupture the privity of mutuality. Mutuality का जो पूरा का पूरा हमारा contract था वो खत्म हो गया. As a result, the element of complete identity, that is the first test, is lost. पहला टेस्ट तो हार गए आप. That is the complete identity between contributor and participator, क्योंकि contributor बैंक था लेकिन participator तो बाकी लोग हैं, third parties हो गई. If the surplus fund is not applied for the common purpose of the club or towards the benefit of members of the club, but invested with a third party subject to payment of interest and repayment when desired by the club, then in such a case the club loses its control over the said fund. क्योंकि ये पैसे के ऊपर कंट्रोल मेरा कहां है? ये पैसा तो आगे बैंक ने किसी और को दे दिया, इसीलिए ये पैसा क्लब के फायदे के लिए कहां यूज हो रहा है? ये तो थर्ड पार्टी अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रही है. Furthermore, as the bank utilizes the fixed deposit for its banking business, the club's identity with the fund is compromised. The bank's ability to derive profits by lending the amount at higher interest while paying a lower interest disrupts the essential identicality between the contributor and participator. Conversely, when the club provides its facility to member who contribute to its income, the principle of mutuality applies due to the identity between contributor and participant. However, if the same are offered to non-members, it transforms into a commercial transaction. For the triple test to apply to different and varied transactions, it is necessary to lift the veil and discern the nature of each transaction. हर transaction का अलग अलग देखो और नकाब हटा के देखो. Whether there is a third party intervention, ये देखो कि क्या तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही है. ये नहीं कि अंधे की तरह कि हाँ बैंक और क्लब के बीच में ही तो हो रहा है, वो दोनों तो है ही ना, वो दोनों तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पार्टी में है ही. पर आप ये भी तो देखो वो पैसा किसी और थर्ड पार्टी के पास जा रहा है. विच इज द रीजन फॉर अर्निंग इनकम? दैट इज ओनली बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द क्लब. वेयर द ट्रांजेक्शंस आर व्यूड इन द अफोरसेड प्रिज्म, then in each of the transaction the principle of mutuality would apply, has to be discerned. Decision: the Supreme Court held that the interest will be treated as income from other source if any income is earned
which are not the members, it will not be covered under principal and it will be liable to be taxed. तो कुछ खास नया नहीं है, जो बात हमें पता है वही सिर्फ रीअफर्म कर दिया गया। मैंने लैंग्वेज इसलिए रीड की क्योंकि एग्जाम में अगर केस आ जाता है तो आपको ये 3 टेस्ट याद रखने हैं और ऐसा कहना है कि ये तीनों टेस्ट यहाँ फेल हो रहे हैं। पहला टेस्ट आइडेंटिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है क्योंकि पार्टिसिपेटर कोई और हो चुका है। दूसरा टेस्ट क्लब के प्रोविजंस के लिए यूज होना चाहिए, क्लब के प्रोविजंस के लिए कहां यूज हो रहा है, लोग अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं। और तीसरा टेस्ट प्रॉफिटियरिंग नहीं होनी चाहिए, यहां तो बैंक प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लोअर रेट आपको दे रहा है और हायर रेट आगे से कमा रहा है, तो प्रॉफिटियरिंग तो हो रही है ना, इसीलिए टेस्ट फेल हो गए। इसीलिए हमने कहा कि ये सिचुएशन में उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। दैट वाज आवर केस लॉ नंबर 7 सिकंदराबाद क्लब का हमारा डिस्कशन। हमारा नेक्स्ट केस लॉ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट। बड़ा रेलेवेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा। सुनने पे आपको लगेगा सर ये वैसे हमें पता था, ये हमारा डिस्कस किया हुआ होता है, ये हमारा कवर्ड होता है, क्योंकि जब हम सेक्शन 263 पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन का सेक्शन अपील एंड रिवीजन में, तब हम इस मुद्दे को डिस्कस करके कवर करते हैं और जो हम कवर करते हैं उसी डिस्कशन को रीअफर्म किया है इस डिसीजन ने। इशू क्या था, इशू सुनना। एक रिटर्न मैंने फाइल किया, उस रिटर्न पे असेसमेंट हुई, असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कुछ खर्चों को अलाउ कर दिया गया। 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर था, तो समझो खर्चा एक्सपेंस ए, एक्सपेंस बी, ऐसे 2 एक्सपेंसेस को अलाउ कर दिया गया। असेसमेंट कंप्लीट हो गया। फिर कुछ सालों बाद केस रीओपन हुआ, तो सेक्शन 147 का असेसमेंट हुआ बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ 148 एंड 148A जो हम जानते हैं। रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग हुई और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के अंदर कोई ऑल टुगेदर नया मुद्दा उठाया गया जिसे असेसमेंट प्रोसीडिंग में नहीं उठाया गया था। ऑल टुगेदर कोई नया मुद्दा उठाया गया और कोई खर्चा डिसअलाउ कर दिया गया। समझो एक्सपेंस जेड डिसअलाउ कर दिया गया। तो फिर से सुनना, रिटर्न फाइल किया, 143(3) में असेसमेंट हुआ और 2 खर्चे अलाउ कर दिए गए, एक्सपेंस ए एंड एक्सपेंस बी। कुछ समय बीता, केस रीओपन हुआ उसी साल का, रीअसेसमेंट किया गया और रीअसेसमेंट में एक एक्सपेंस जेड डिसअलाउ कर दिया गया। अब तो आपके अगेंस्ट ही जाएगा ना, क्योंकि 147 का असेसमेंट किया है। 143(3) का असेसमेंट तो आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है, क्योंकि वो तो खाली इंश्योर करने के लिए की जाती है असेसमेंट। तो 147 के असेसमेंट के अंदर किसी खर्चे को डिसअलाउ कर दिया गया which was not related to our assessment proceeding। अब रीअसेसमेंट ऑर्डर आ गया। रीअसेसमेंट ऑर्डर आ जाने के बाद डिपार्टमेंट को पता चला कि वो जो हमने ओरिजिनली असेसमेंट ऑर्डर पास किया था ना, उसमें एक्सपेंस ए और एक्सपेंस बी अलाउ कर दिए थे, उसमें एक्सपेंस ए डिसअलाउड रहना चाहिए था, हमने गलती से अलाउ कर दिया। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर है उसमें कुछ एरर हो गया which is prejudicial to the interest of revenue। तो आपने इस डिस्कशन के रिलेटेड सेक्शन 263 पढ़ा होता है, जहां आपने ये बात देखी होती है कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऐसे ऑर्डर्स को रिवाइज कर सकता है which is erroneous and prejudicial to the interest of revenue। और ये रिविजन्स अगेंस्ट द असेसी जाते हैं क्योंकि यहां पर इनकम्स बढ़ाई जाती है, लॉसेस कम किए जाते हैं या टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। तो 263 का रिवीजन किया जा सकता है, जिस 263 के रिवीजन करने का एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। जिस भी साल ऑर्डर पास किया गया उसके अंत से 2 साल के अंदर अंदर रिवीजन हो सकता है, ये आप जानते हैं। अब इस चीज के रिलेटेड इशू क्या उठा कि जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था ना, वो 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं उसे पास किए हुए, लेकिन जो रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था वो रिसेंटली पास किया गया है। लेकिन उस रीअसेसमेंट ऑर्डर में नए मुद्दे डिस्कस किए गए थे, असेसमेंट ऑर्डर के मुद्दे नहीं उठाए गए थे। ऑल टुगेदर एक नए खर्चे की बात की गई थी, जो असेसमेंट ऑर्डर में मुद्दे उठाए थे उनकी बात नहीं की थी। तो क्वेश्चन क्या उठा कि ये जो टाइम पीरियड होती है 2 years की गिनने की, ये रीअसेसमेंट ऑर्डर वाले टाइम पीरियड से गिनी जा सकती है जिसमें सारी डिस्टिंक्ट बातें उठाई गई, या ओरिजिनल से ही गिननी होगी एंड देयर बाय वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, अगर आपने रीअसेसमेंट डिस्टिंक्ट चीजों पे किया है तो रीअसेसमेंट ऑर्डर को तो रिवाइज कर नहीं रहे ना आप तो रिवाइज कर रहे हैं ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर को। तो टाइम पीरियड हम आपको रीअसेसमेंट ऑर्डर से कैसे गिनने दे दें? वो जो 2 years गिना जाएगा वो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ
द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से ही गिना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सेम बात हम सेक्शन 154 में भी पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन में भी आपको 4 साल वाला टाइम पीरियड पढ़ाते वक्त यही पढ़ाया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर करके हमने ये डिस्कशन किया होता है। यानी कि अगर सर रीअसेसमेंट में असेसमेंट वाले ही मुद्दे उठाए होते तो क्या रिवीजन पॉसिबल हो जाता और रीअसेसमेंट ऑर्डर से नया टाइम पीरियड गिना जाता? यस, तब वहां से आप गिन सकते थे क्योंकि मैटर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट नहीं थे। पर अगर मैटर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है रीअसेसमेंट में तो रिवीजन की टाइम लिमिट ओरिजिनल से रहेगी। देख लेते हैं फटाफट। Does the limitation period for exercising the powers under section 263 reckon from the date of passing of the original assessment order rather than the date of reassessment for issues covered under original assessment but not covered in reassessment? अगर रीअसेसमेंट भी कवर हो गए होते तो बात अलग होती, पर रीअसेसमेंट में वो ओरिजिनल इश्यूज कवर नहीं हुए और आप उसको रिवाइज करना चाहते हो जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में थे। Relevant provision section 263 provides principal chief commissioner principal commissioner that an order passed by the assessing officer or transfer pricing officer is erroneous so far as it is prejudicial to the interest of revenue. He may pass a revisionary order. The order for revision shall be made within a period of 2 years from the end of the financial year in which the order sought to be revised was passed, as observed and held by the court in the earlier decisions. Once an order of assessment is reopened, the previous order of assessment will be held to be set aside. The whole proceedings would start afresh. But the same would not mean that even when the subject matter of reassessment is distinct and different, the entire proceeding would be deemed to be reopened. वापिस रीअसेसमेंट होता है तो हम पुराने वाले को भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ रीओपन हुआ है। खाली वही मुद्दे रीओपन हुए हैं जो आप नई बातें कर रहे हैं। It means that only in a case where issues before the commissioner at the time of exercising powers related to subject matter of reassessment would the limitation period start from the date of reassessment order. However, if the subject matter is distinct and different, in that case the relevant date for the purpose of determining would be the date of the original assessment order. ये और कई डिसीजंस में आया हुआ है, इसीलिए आपका पढ़ा हुआ है, नया नहीं लगना चाहिए आपको। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि बाकी डिसीजंस में भी हमने यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट held that issues before the commissioner while exercising power relate back to the original assessment order were not covered in reassessment, therefore limitation would start from original assessment order and not the reassessment order. That's it. इतना ही ध्यान में रखना है आपको अल्टीमेटली, जिस पे आपको केस बना के दे दिया जाएगा। That is your इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का केस। आपको एक बात और बता दूं, नवंबर 24 में मुझे नहीं लगता ये आएगा एग्जाम में। क्यों मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा? इंस्टीट्यूट ने मई 2024 के पेपर में जो एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है वो इसी से मिलता जुलता पूछा है। ये नहीं पूछा था, इसी से मिलता जुलता पूछा था, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 154 का सेम मुद्दा पूछा है। 154 का, 263 का नहीं पूछा, बट दोनों में प्रोविजन सेम ही है। रेक्टिफिकेशन जो आप करोगे उसका टाइम पीरियड ओरिजिनल से देखा जाएगा। अगर जो रीअसेसमेंट किया होगा वो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट मुद्दों पे किया होगा। अगर आपको क्विकली एक बार रेफर करना है तो हम मई 24 का पेपर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर हम यही कवर कर रहे हैं। द असेसिंग ऑफिसर पास्ड एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) in which the assessee committed the mistake of reducing the depreciation instead of adding. गलती हो गई। The AO did not correct the said mistake in his order. The assessee went up in appeal on other issues to CIT appeals for the same assessment year, who decides the appeal on 28/6/2023. The AO gave effect to CIT appeals order void and order dated, क्योंकि उसका इफेक्ट देना होता है ना। The AO thereafter passed an order under section 154 in which he rectified the mistake of double deduction of depreciation committed in the order dated 20/11/2018. तो अभी मौका मिला ना तो इसने पुराना वाला भी ठीक कर दिया। Please discuss whether the time limit of 4 years as per section 154(7) would apply from the date of original assessment order or the order of appellate authority. सेम केस है ना, वही जो अभी हमने यहां डिस्कस किया, वही का वही है, सिर्फ सेक्शन 154 के एंगल से है और हमने सेक्शन नंबर 263 के एंगल से इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया। दैट इज आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का डिस्कशन हमारा यहां कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट केस लॉ की तरफ, दैट इज CIT वर्सेस एयर इंडिया। एयर इंडिया का केस 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुनना, यहां पर क्या हुआ, इशू क्या हुआ इस एयर इंडिया के केस में। एक नीदरलैंड की कंपनी है, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, यानी फॉरेन कंपनी है, अपनी रेसिडेंट नहीं है और उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। देयर इज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन आवर कंट्री। और उसने एयर इंडिया को
लीज पे इंजिन्स दिए हैं, इंजिन्स प्रोवाइड किए हैं लीज पे। तो अगर लीज पे इंजिन्स प्रोवाइड किए एयर इंडिया को, तो एयर इंडिया को उसके सामने लीज चार्जेस पे करने होंगे। जिस लीज चार्जेस पे हम जानते हैं कि आपको डिडक्ट करना होता है टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, 10% की रेट पे आपको टीडीएस काटना होता है, जो भी आप बाहर की कंपनी को पे कर रहे हैं। तो एयर इंडिया ने ये 10% का टीडीएस डिडक्ट किया, उसने कोई गड़बड़ नहीं की, जिस रेट पे काटना चाहिए एज पर द प्रोविजंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस रेट पे इन्होंने टीडीएस काटा। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं किया। इंडिया में जो उसका पैन होना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि इसके पास था ही नहीं, उसने पैन प्रोवाइड नहीं किया। तो पैन प्रोवाइड नहीं किया तो सेक्शन 206AA आप पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि अगर पैन ना हो तो रेट 10% और 20% विच एवर इज हायर, मतलब सेक्शन की गिवन रेट और 20% विच एवर इज हायर कर दी जाएगी। दिस इज व्हाट यू नो। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि क्योंकि पैन नहीं दिया नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ने, इसीलिए इसके ऊपर टीडीएस 10% पे नहीं काटना चाहिए था, विच इज द गिवन रेट इन द लॉ। आपको 20% पे काटना चाहिए था, क्योंकि 206AA एप्लीकेबल हो गया। एंड देयर बाय एयर इंडिया को डिमांड भेज दी कि आपने टीडीएस नहीं काटा, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा, आपसे हम रिकवरी करेंगे। तो एयर इंडिया का यह कहना था कि भाई यहां 206AA एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में जो DTAA है उसके तहत जो उनके हाथ में इनकम है वो 10% पे चार्ज की जाती है। एंड देयर बाय हमने 10% पे टीडीएस काटा, क्योंकि एज पर सेक्शन 195 एनी अमाउंट दैट इज पेड टू अ नॉन रेसिडेंट, उस पर टीडीएस एट द रेट जिस पे उसके लिए चार्जेबल होगा उसी रेट पे टीडीएस काटा जाता है। तो रेट्स इन फोर्स पे काटना चाहिए और हमने काटा है ना, तो यहां पर बीच में आप 206AA कैसे लेके आ गए? और डिपार्टमेंट का कहना था कि नहीं 206AA तो लगेगा ना, पैन तो देना ही होता है। DTAA गया तुम्हारा साइड में, हम उसे कंसीडर नहीं करते, आपको 20% पे टीडीएस काटना था, आपने गलत किया है। दैट वाज द इशू। और इस इशू को अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट में एनालाइज और डिस्कस करने के बाद कंक्लूड किया गया कि डिपार्टमेंट गलत है। एयर इंडिया के फेवर में जजमेंट सुनाया गया और कहा गया कि जब DTAA एक लोअर रेट स्पेसिफाई कर रहा है ना, तो उसका बेनिफिट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो एक्ट को ओवरराइड करता है। और 206AA वाली पैन नहीं है, उस बात को दरकिनार कर दिया जाएगा और 10% पे जो टीडीएस काटा गया वो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीड कर लेते हैं। कैन द प्रोविजंस of 206AA which prescribe a higher rate in case of non-furnishing of PAN override DTAA that specify a lower rate of tax? Facts. Assessee had taken an engine, Air India had taken an engine on lease under an agreement with foreign company, a tax resident of Netherlands, having no permanent establishment in India. It also does not have a PAN. The assessee company deducted at 10% as per the provisions under DTAA between India and Netherlands. However, the department contended that in the absence of furnishing of PAN, rate shall be 20%. What was the analysis? The High Court noted that section 90 subsection 2 provides that provisions of DTAA would override the provisions of the act. पढ़ा होता है हमने ये बात। In cases where the provisions of DTAA are more beneficial, हम बोलते हैं ना जो beneficial है वो लेना है। Even the charging section 4 and 5 which deal with the principle of ascertainment of total income are also subordinate to section 90 subsection 2. इनफैक्ट लॉ का जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन एंड सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो भी ओवरराइड हो जाते हैं बाय सेक्शन 90. Thus, insofar applicability of the scope rate of taxation with respect to such payments made to non-resident is concerned, no fault can be found with the rate of taxation which prescribes for a beneficial rate. The provisions of tax withholding, that is section 195, would apply only to sums that are otherwise chargeable to tax under the act. The provisions of DTAA along with section 4, 5, 90, 91 are relevant while applying the provision. Thereby 206AA cannot be understood to override the charging sections. Accordingly, the High Court upheld the tribunal's ruling, which held that where the tax has been deducted on the strength of beneficial provisions of DTAA, the provisions of 206AA cannot be invoked. That is, tax cannot be deducted at 20%. The Supreme Court upheld the decision of High Court, resulting in dismissal of special leave petition filed by the revenue. मतलब समझे आप क्या हुआ था? पहले ट्रिब्यूनल में केस गया, ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंट हारा, ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंट हारा तो वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी डिपार्टमेंट हारा। अब जब वो हाई कोर्ट में हारा तो आप जानते हैं कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है
कि वेदर दिस केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, और वो हाई कोर्ट ही देता है। पर हाई कोर्ट ने इस केस में फिटनेस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। हाई कोर्ट ने बोला डन है, दिस इज अ केस विच इज नॉट फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो आप संविधान में जानते हैं हमें रेमेडी प्रोवाइड की हुई है, और संविधान में बोला होता है कि अगर इस तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिले और आप अपील करना चाहते हैं तो भले इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं कर रहा पर संविधान अलाउ करता है टू फाइल अ स्पेशल लीव पिटीशन, कि स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो आप। तो डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। हाई कोर्ट का जजमेंट करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। 20% पे टीडीएस नहीं होगा, 10% पे होगा, जो किया है वो सही है। दैट वाज द केस ऑफ एयर इंडिया। इतनी सी बात एयर इंडिया वाले केस में आई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपकी एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट केस लॉ रखा, लास्ट रखा इसीलिए डिस्कशन में। क्यों? क्योंकि ये मई 2024 में आ गया। 4 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट। आप देख सकते हैं मई 2024 का क्वेश्चन क्या है। द असेसी हैड टेकन एन इंजन ऑन लीज अंडर एन एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंपनी, अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। नीदरलैंड का जर्मनी कर दिया, हैविंग नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। द फॉरेन कंपनी आल्सो डज नॉट हैव अ पैन इन इंडिया। The assessing company deducted tax at source at 10% on the lease rental as per the provisions contained in DTAA between India and Germany. However, revenue contended that in the absence of furnishing PAN, a higher rate of 20% shall be followed. In light of the latest Supreme Court ruling, discuss whether the contention of revenue is correct or not. पूरा facts copy paste किया हुआ है, easy bonus 4 मार्क का। और May 24 का जो जुडिशियल अपडेट इन्होंने रिलीज किया था उसमें 5 ही केस थे, उसमें से एक केस ये था और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का था जो मिलता जुलता 154 से था, जो ये था। मतलब 5 केस दिए थे और ऐसा कह सकते हैं 2 तो रिपीट हो गए, 2 लिटरली रिपीट हो गए। और इस बार जो नवंबर 24 के जुडिशियल अपडेट्स हैं, जो हमने 9 के 9 केसेस कवर किए, उसमें आपको इंफॉर्म कर दूं, ये जो 8th और 9th है ये तो मोटा मोटी आ गए मई 2024 में। जो आपको मैंने केस नंबर 4 तक पढ़ाया ना, वो एकदम नए हैं, मतलब वो नवंबर 2024 के लिए फ्रेश है। और जो केस नंबर 5 से पढ़ाया आपको, 5 से लेके 9 तक, वो मई 2024 के डॉक्यूमेंट में भी थे, जिसमें से 2 एक तरह से आ गए। तो आपको समझ आना चाहिए कि 9 केस लॉस में से भी आपका ज्यादा ध्यान किस पे होना चाहिए, पहले 4 केस लॉस पे। इसीलिए इन 4 केस लॉस को तो मैंने बेहद आपको डिटेल में रीड कराया था कि आपको इसकी पूरी की पूरी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस 99.99% हमारे रहने वाले हैं। हमने सारे जुडिशियल अपडेट डायरेक्ट टैक्स के कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको सब समझ आ गया होना चाहिए ये किस तरह से वर्क करेगा, और ये सेशन ही आपके लिए काफी होना चाहिए। इसके अलावा आपको समय सेल्फ में आधा 1 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस और एनालिसिस से आपको याद रखनी है। अपनी एग्जाम्स के लिए अच्छे से यूं ही पढ़ते रहें। किसी भी तरह की क्वेरी है, डिफिकल्टी है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इमीडिएटली आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी तरह का और फीडबैक है, आपको सेशन कैसा लगा या ऐसे और कितने सेशंस आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी जरूर बताएं, ताकि हम एज अर्ली एज पॉसिबल रीच आउट आप तक भी कर सके। इसी तरह से फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।